वेलकम टू थर्ड आई। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन डिजीज़ एंड प्लांट डिजीज़ और उसका क्योर प्रिवेंशन। इसमें ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे थॉरोली करेंगे। कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों रहेंगे। ये जितने सारे वैक्सीनेशन प्रिवेंशन जो भी है सारा इस टॉपिक में कवर होगा। बने रहिए, मज़ा आएगा। तो पहले हम लोग हेल्दी पर्सन के कंसेप्ट को जानते हैं कि हेल्दी पर्सन किसे कहा जाता है। हेल्दी पर्सन वैसे व्यक्ति नहीं होते जो डिजीज फ्री हों, सिर्फ उनको एक सुखद अनुभव होना चाहिए, एक अच्छा फील आना चाहिए अपने मेंटल को लेकर, फिजिकली या फिर इमोशनली। तो वैसे भी व्यक्ति आप देखे होंगे जो डिजीज़ फ्री हैं बट मेंटली डिस्टर्ब हैं, या फिर आप ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे जो डिजीज़ तो है बट वो एक अच्छा फील करते हैं, अनुभव करते हैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। तो जो हमारा हेल्थ का कंसेप्ट है वो ब्रॉड है। और जो डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं कि घर में कोई मेंबर बीमार पड़ जाता है और इसी डिजीज़ की वजह से न जाने कितने लोग हर साल पॉवर्टी लाइन के पीछे ढकेल दिए जाते हैं। डिजीज़ के बारे में बोले तो डिजीज़ आखिर होता कैसे है, डिजीज़ को जानना है तो बस 3-4 चीज़ें कारण हो सकता है। या तो आप ये हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए वो कम ले रहे हों, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे बीमारी होती है। और वही कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैथोजेंस जो बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो हमारे बॉडी में इंटर कर जाए, कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इस तरह से। या भी ये भी हो सकता है कि जब हमारा डीएनए कॉपी हो रहा था तो वो उसमें कुछ एरर्स आ गए जिसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा ख़ानदानी चलता आ रहा है, जैसे हेमोफीलिया होता है, और या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग डिजीज़ के बारे में ब्रॉडली उसका फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट दोनों देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग न्यूट्रिएंट्स से बात करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या डिजीज आते हैं। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स हम लोग दो लेते हैं। एक तो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसको मैक्रो कहा जाता है, कम मात्रा में लेते हैं जिसको माइक्रो कहा जाता है। मैक्रो में आ जाता है फैट, प्रोटीन और कार्ब। आसान है ये सब। फैट और प्रोटीन, कार्ब भी लेते हैं हम लोग मैक्रो में। और जो माइक्रो है थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। अब क्या होता है कि फैट के बारे में अभी ऑनरेबल पीएम सर ने भी इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में इसके बारे में हाईलाइट करा है। तो हम लोग फैट से स्टार्ट करेंगे। और फैट को लोग लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं, तो वो सब हम लोग ब्रेक करेंगे आज। तो फैट क्या है, हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। WHO भी बोलता है कि 20 से 30% हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो फैट से आना चाहिए। और फैट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे सेल के सारे मेम्ब्रेन्स फैट से ही बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो भी बनता है। हमारे विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन फैट की वजह से होता है। हमारा ब्रेन का 65% तो फैट ही है, ओमेगा 3 फैट से बना हुआ है, और फैट से एनर्जी भी मिलता है। तो फैट ज़रूरी भी है हमारे लिए। हमारे देश में बोला जाता है कि 25% लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। तो ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी एक आपका BMI इंडेक्स होता है। BMI इंडेक्स में 30 के ऊपर आप जाते हैं तो आप ओबेसिटी के शिकार हैं। अब क्या है कि फ़ैट हम लोग को ज़रूरी तो है, लेकिन हम लोग यदि इसे एक्सेस में लें, हर तरह से हम लोग फ़ैट ही फ़ैट यूज करें, वो चाहे घी हो चाहे ऑयल हो, तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या हो सकता है? वो फ़ैट क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होके वो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके आसपास जमा हो जाता है, और जो ऑर्गन्स है बीच में वो डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है, मेल फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। आप लीवर, फैटी लीवर के बारे में सुने होंगे, जो काफ़ी बीमारी अभी चल रहा है। तो फैट क्या है? फैट का कंसेप्ट यदि जाने तो फैट मेनली दो तरह के होते हैं। आप कार्बन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक सेचुरेटेड कार्बन और एक अनसेचुरेटेड कार्बन। तो वैसा ही फैट भी है, एक सेचुरेटेड फैट है और एक अनसेचुरेटेड फैट है। तो जो सेचुरेटेड है, आपको नहीं लगता कि सेचुरेटेड है ऑलरेडी सब कुछ उसका पूर्ण है, सेचुरेटेड है तो सेचुरेटेड ही सबसे विलेन है। सेचुरेटेड क्या होता है ना कि ऑलरेडी सेचुरेटेड होता है और ये सॉलिड फॉर्म में बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। और कुछ भी हमारे बॉडी में यदि बाहरी चीज़ सॉलिड फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाए तो आपको पता है कि वो नुकसानदायक ही होगा। तो कौन कौन सा बताया मैंने? फैट, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। जो सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड से आप सॉलिड समझिए, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ये सब सेचुरेटेड फैट में आते हैं। तो सेचुरेटेड फैट हो गया और अनसेचुरेटेड। तो हम लोग गुड फैट किसको कहते हैं? अनसेचुरेटेड को। और बैड फैट जो विलेन है वो सेचुरेटेड फैट हो गया। फैट से तो हमारा, आपको पता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी भी है।
तो ये कोलेस्ट्रॉल आखिर बैड कैसे बैड हो जाता है? तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो कोलेस्ट्रॉल दो टाइप से चीज़ों को बनाता है, एक एलडीएल बनाता है और एक एचडीएल बनाता है। और एलडीएल क्या होता है, आप एलडीएल से अब समझे तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, और एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो आप एलडीएल एचडीएल का ऐसे मत याद करिए, आपको मैं बताता हूँ। जो कोलेस्ट्रॉल है दो चीज़ बनाता है, एक एलडीएल। तो आप एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं, आप लेथल डेंसिटी लिपोप्रोटीन याद करिए, और एचडीएल को हेल्दी डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो एचडीएल है आपको ऑब्वियस है कि हेल्दी है, और एलडीएल है वो लेथल है, तो हमारे बॉडी में नुकसानदायक है। तो हमें ज़्यादा कौन सा चाहिए होगा बॉडी के लिए, बेनिफिशियल कौन सा होगा हमारे बॉडी के लिए, तो एचडीएल होगा, और एलडीएल नुकसानदायक है, तो ये कम रहना चाहिए। तो फैट क्या करता है, फैट कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। फैट कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल में दो एचडीएल एलडीएल होते हैं। हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड कौन सा होता है, एचडीएल रिक्वायर्ड होता है। वही सेचूरेटेड फैट की बात करें तो ये क्या करता है, ये तो सॉलिडिफाई हो ही जाता है और एक्यूमुलेट होता है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के आसपास, और एक्यूमुलेट होकर क्या करता है कि हमारे जो और जो ऑर्गन्स हैं वो मेल फंक्शनिंग करना शुरू कर देते हैं, वो गड़बड़ होना शुरू कर देते हैं। और यही क्या करता है, एलडीएल को बढ़ा देता है और एचडीएल को कम कर देता है। जैसे ही एलडीएल को बढ़ाएगा तो एचडीएल हमारा कम हो जाएगा। और वही सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड के बारे में बात करें तो ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अनसेचूरेटेड मैंने बताया, विलेन कौन सा था, सेचूरेटेड वाला। अनसेचूरेटेड कार्बन पड़े होंगे। अनसेचूरेटेड कार्बन वैसे बोला जाता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब इसमें भी होता है कि डबल बॉन्ड एक है तो इसको मोनो बोल देंगे, और बहुत सारा है तो पॉली बोल देंगे, आसान है ये। तो अनसेचूरेटेड जो हमारे बॉडी में है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये क्या करेगा अनसेचूरेटेड, अब तो ये ऑटोमेटिक है कि एचडीएल ये बढ़ा देगा, एचडीएल बढ़ा देगा और एलडीएल कम कर देगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। इतना, इसे पढ़ने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बट ये आसान भाषा में आप इतना समझ सकते हैं। ये हो गया। अब अनसेचूरेटेड फैट का जो सोर्सेज है, आपको सेचूरेटेड फैट के सोर्सेज को मैं बताऊं तो आप घी ले सकते हैं, घी के बाद आप बटर ले सकते हैं जो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा होता है, या फिर रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। ये सब जो है सेचूरेटेड फैट होता है। और अनसेचूरेटेड फैट में जो आपको बताया, अनसेचूरेटेड फैट है तो महंगा होगा, तो जो भी महंगी चीज़ें होती हैं वो चाहे ऑलिव ऑयल हो, एवोकाडोज हो, ये सब जो है अनसेचूरेटेड फैट होता है। अब इसी में एक होता है ट्रांस फैट, ये सबसे बड़ा फैटल है ट्रांस फैट। ये इसके लिए तो हमारे एफएसएसआई ने मात्र 2% ही इसका स्टैंडर्ड तय किया है कि इससे ज़्यादा आपका कोई भी फूड पार्टिकल्स हो, फूड आइटम हो, उसमें 2% से ज़्यादा फैट, ट्रांस फैट होना ही नहीं चाहिए। ट्रांस फैट कैसे होता है, ट्रांस फैट आप देखे होंगे कि समोसे को बार बार उसी ऑयल को बार बार हीट करता है, वो हीट होते होते क्या हो जाता है, ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ऐसे जो हमारा अनसेचूरेटेड फैट है जो अच्छा था, इसी को हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। हाइड्रोजनेशन क्यों करते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं इसका लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि ये ऑयल अच्छा रहे। और हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये क्या बनता है, ट्रांस फैट बन जाता है। और ट्रांस फैट हमारे लिए सबसे ज़्यादा फैटल है। ये तो पूरी तरह से हमारे जो ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट होके स्ट्रोक लाने में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो 3 तरह का मैंने फैट बताया, एक तो सेचूरेटेड बताया, एक अनसेचूरेटेड बताया, एक ट्रांस फैट बताया। ट्रांस फैट क्या है, अनसेचूरेटेड फैट को हाइड्रोजनेशन करके बनाया गया है, और ये सबसे खतरनाक है। ये 2% ही हमारे बॉडी में एफएसएसआई के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटेक कर सकते हैं। तो ये था एक अनसेचूरेटेड फैट के बारे में मैंने बताया आपको कि एक ही डबल बॉन्ड है तो आपका मोनो अनसेचूरेटेड फैट हो जाएगा, और ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। तो उसको एक मूफा कहेंगे, एक आपका पूफा कहेंगे। तो इसमें मूफा में कौन सा आ जाता है, पूफा में कौन सा आ जाता है, जो भी महंगे चीज़ हैं, ओलिव ऑयल है ये भी आपका फैट का है, एवोकाडोज है ये भी, इससे भी फैट मिलता है। और इससे कौन सा फैट मिलता है, अनसेचूरेटेड फैट मिलता है। सेचूरेटेड फैट कैसे मिलता है, सेचूरेटेड फैट आपको मिल जाएगा घी से मिल जाएगा, ऑयल रिफाइंड ऑयल से मिल जाएगा, बटर से मिल जाएगा। और ये क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ऑर्गन्स के आसपास। आप लीवर फैटी के बारे में सुने होंगे, वो काफ़ी अभी चल रहा है बीमारी ये। देखते हैं हम लोग बैड फैट के बारे में, क्या मैंने बताया, सॉलिड फॉर्म हो जाता है, ये बटर घी पाम ऑयल से मिलता है। ट्रांस फैट क्या होता है, अनसेचूरेटेड फैट को जब हम लोग हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो ये बन जाता है डालडा हो गया, फ्राइड आइटम्स हो गया, बेकरी आइटम्स हो गया। कोलेस्ट्रॉल में आपका एलडीएल एचडीएल मैंने बता दिया, लेथल होता है, ये हेल्दी होता है। हमें बॉडी के लिए ज़रूरी क्या है, एचडीएल ज़्यादा हो और एलडीएल कम हो,
बस। और तो सेचुरेटेड फैट क्या करेगा, एलडीएल को क्या करेगा, ये एलडीएल को बढ़ा देगा, एचडीएल को कम कर देगा। वही अनसेचुरेटेड फैट क्या करेगा कि एचडीएल को बढ़ा देगा, एलडीएल को कम कर देगा। आप देख सकते हैं जो एक फैटी लीवर्स है, वो फैटी लीवर, ये नॉर्मल लीवर है, ये फैटी लीवर हो गया। इसकी वजह से लीवर हमारा जो मैल फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है, इसमें गड़बड़ आने लगता है और ये बहुत नए नए बीमारी को जन्म देता है। गुड फैट के बारे में बताया मैंने। अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये डबल बॉन्ड होते हैं इसके बीच, और डबल बॉन्ड में सिंगल होता है, एक मल्टीपल जिसको पॉली पूफा कहा जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक जो इसमें एक होता है उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसको मुफा कहा जाता है। एवोकेडो ऑलिव ऑयल से मिलता है, और प्यूफा में आपका मिलता है ओमेगा फैटी एसिड, फिश के ऑयल से मिलता है, वॉलनट्स होता है, चिया सीड्स होते हैं। ये क्या करेगा, एलडीएल को ऑब्वियस है कि ये घटा देगा और एचडीएल को बढ़ा देगा। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 10% डिक्रीज करने के लिए ऑयल कंजम्पशन में। अब जैसे ही ऑयल कंज्यूम करना कम कर देंगे हम लोग, तो हम लोग जो ऑयल कंज्यूम करते हैं वो ऑब्वियस है अनसेचुरेटेड ही ज़्यादा रहता है। तो अनसेचुरेटेड कम करेंगे तो हमारे में फ़ैट कम होगा, और फैट कम होगा तो ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी फैट का एक्यूमुलेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। और इसी में बीएमआई इंडेक्स होता है एक, बीएमआई इंडेक्स में यदि 30 से ऊपर आप जा रहे हैं तो आप फैटी माने जाएंगे, ओबेस माने जाएंगे। ठीक है। ट्रांस फैट का लिमिट एफएसएसआई के अकॉर्डिंग क्या है, 2% है। इससे भी और भी कम करने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल 2% है। ठीक है, ये फैट का कंसेप्ट हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही आता है। प्रोटीन हमें ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोटीन की बात करें तो हमें 0.75 पर ग्राम चाहिए, आपका जो इतना केजी है पर केजी के अकॉर्डिंग। वही वीमेन की बात करें तो उनको चाहिए 40 ग्राम, मेन को चाहिए 55 ग्राम, और जो लैक्टेटिंग वीमेन है उनको चाहिए 70 ग्राम। ये प्रोटीन इनटेक की बात कर रहा हूँ मैं। और प्रोटीन, बहुत लोगों को लगता है कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सेल में होता है, नहीं होता है। प्रोटीन हम लोग जो इनटेक करते हैं, प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, वही कन्वर्ट हो जाता है जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है डीएनए को या हमारे सेल को। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, आपको पता है कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है। अब वो, और उसके बाहर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। अब ये प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे करेगा, राइबोसोम के दो सर्वेंट आप मान सकते हैं, एक mRNA होता है और एक tRNA होता है। अब ये दोनों जो सर्वेंट है इसके, एक क्या करेगा, mRNA मैसेंजर का काम करेगा। मैसेंजर में क्या करेगा, डीएनए से कॉपी उठाएगा। डीएनए क्या करता है, सब कुछ तय करता है कि प्रोटीन कैसे बनना चाहिए। तो डीएनए एक प्रिंट देगा इसको, मतलब एक इंस्ट्रक्शन देगा, और ये इंस्ट्रक्शन को ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है प्रतिलेखन, मतलब उसे कॉपी करेगा mRNA और कॉपी करके राइबोसोम के पास ले आएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा प्रोटीन बनाना है। तो राइबोसोम कहेगा ओके ठीक है। अब प्रोटीन कैसे बनाएंगे, प्रोटीन बनेगा एमिनो एसिड से। तो हम लोग जो प्रोटीन इंटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है एमिनो एसिड में। यही एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड को लेकर टीआरएनए कहा जाता है राइबोसोम के पास, और एमिनो एसिड को यूज करते हुए इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिला था, डीएनए के पास से मिला था। उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये नए प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में प्रोटीन बनते हैं। आरएनए के बारे में बात कर ले तो ये जो जैसे डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसके जो बेसेज है ना वो यूरेसिल से रिप्लेस कर देता है थायामीन। थायामीन आपका डीएनए में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाएगा। एक एमआरएनए होता है, एक टीआरएनए। एमआरएनए का हम लोग देखें, इसका मेन ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। ट्रांसक्रिप्शन करना मतलब प्रतिलेखन। बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए से mRNA लेकर आता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और यहाँ से जो ये राइबोसोम बनाता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन होता है, और ट्रांसलेशन जो इन्फॉर्मेशन भेज दिया राइबोसोम का। तो ये मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अब डिजीज़ की बात करें तो प्रोटीन की वजह से डिजीज़ कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए दो डिजीज़, क्वाशियोरकर और एक मरासमस। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों में आपको ज़्यादा खतरनाक कौन सा लग रहा है, क्वाशियोरकर या मरासमस। तो अब ऐसे आप बोलेंगे मरासमस ही लग रहा है, क्योंकि मरासमस से मरने की फीलिंग आ रही है। तो मरासमस ही खतरनाक होता है। मरासमस में दिक्कत ये है ना कि सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें कैलोरी इंटेक भी कम हो जाता है। प्रोटीन तो कम ले ही रहे हैं आप, और कैलोरी भी कम ले रहे हैं, तो ये मरासमस आ जाता है। और सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं तो क्वाशियोरकर आ जाता है। तो ये प्रोटीन से दो बीमारी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ नहीं था, बस इतना ही था। प्रोटीन ज़रूरी है हमारे लिए। प्रोटीन तो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कोलेजन जितने सारे कनेक्टिव टिश्यू में है, उसका जितने सारे एंजाइम्स हैं प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स, एंटीबॉडीज सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए।
अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, दो हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, अब हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा चाहिए हमें, एक तो विटामिन्स चाहिए होता है और एक मिनरल्स चाहिए होता है। तो मिनरल्स की पहले बात कर लेते हैं। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स हमारे बॉडी में 27 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। 27 एलिमेंट्स में 15 मेटल होते हैं। अब एलिमेंट्स में कौन कौन सा एलिमेंट्स हमारे बॉडी में कितना होता है आप एक बार देख लीजिए इसे। ऑक्सीजन कितना होता है हमारे बॉडी में, 65% होता है। कार्बन 18% होता है। हाइड्रोजन 10% होता है। नाइट्रोजन ओनली 3% होता है। आप इसे याद करिएगा, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि प्रोटीन ज़्यादा है तो प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है तो नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। नहीं नहीं, नाइट्रोजन मात्र 3% ही होता है। और कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम में दे देगा आपका, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको पता होगा मिनरल्स की वजह से बहुत सारी बीमारी, जैसे पोटेशियम कम हो जाता है तो हमारे हार्ट का जो रिदम होता है उसमें कुछ गड़बड़ आ जाता है। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारे बोन वीक हो जाएंगे। फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो टीथ हमारे डीके करने लगते हैं। आयरन की कमी होती है तो आपको पता है एनीमिया, हेमोग्लोबिन की कमी होती है और इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। सोडियम कम होगा तो फ्लूइडिटी हमारे जो ब्लड का है वो कम हो जाता है। तो इतने सारे हैं। वही सेलेनियम होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को। एंटीऑक्सीडेंट का मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट करते क्या हैं, आप नाम सुने होंगे एंटीऑक्सीडेंट का। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, फ्री रेडिकल्स जो इंटर कर जाते हैं, वो क्या करते हैं हमारे डीएनए के जो न्यूक्लियस है उसको डैमेज करने लगते हैं, न्यूक्लियस को। और ये डैमेज करने की वजह से कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको मारने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको न्यूट्रलाइज कर देता है, ये अपने साथ जोड़ लेता है, बाइंड कर लेता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमारे मिनरल्स थे, कुछ थे मिनरल्स का। उसके बाद हम लोग विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ा चुका हूँ। ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, B1 की वजह से बेरी होता है, B2 की वजह से चेलियोसिस होता है, B3 की वजह से पेलाग्रा होता है। बहुत लोग B1 और B3 में कन्फ्यूज करते हैं कि B1 बेरी या पेलाग्रा। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 1 से 10 तक 1 ज़्यादा टाइम आएगा या 3 ज़्यादा टाइम आएगा। आप काउंट कर लीजिए, 1 ज़्यादा टाइम आएगा या 3, या 1 से 100 तक भी ले लीजिए तो 1 ज़्यादा बार आएगा या 3 ज़्यादा बार आएगा। तो 1 ज़्यादा बार आता है, तो 1 जो है बार बार आएगा, बेरी आएगा, तो बेरी B1 की वजह से होता है। और B3 की वजह से पेलाग्रा होता है। B7 की वजह से हेयर फॉल होता है, ठीक है। B9 और B12 एनीमिया के लिए कारक है। C स्कर्वी या गम ब्लीडिंग जिससे भी बोलते हैं वो भी होता है। रिकेट्स, D जब हड्डी कमज़ोर हो जाना। और E की वजह से स्टेरिलिटी होता है। और K की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में इशू होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। अब इसके सोर्सेज बता दें तो K के लिए जो आपको पता है वो तो नहीं बताऊंगा, जो नहीं पता है वो बताता हूँ। के लिए जो सोर्सेज हैं, एक अल्फ़ा करके लिज्यूमस प्लांट होता है, उससे विटामिन के मिलता है। अल्फ़ा याद कर लीजिए, विटामिन के लिए अल्फ़ा लिज्यूमस प्लांट होता है। वही स्टेरिलिटी को ई को दूर करने के लिए, ई की कमी को दूर करने के लिए वीट का जो प्लांट होता है उस पर कुछ जम्स आ जाते हैं वीट के, उसी जम्स से ऑयल बनाया जाता है। जो वीट के जम्स है उसका ऑयल बनाया जाता है और उसी ऑयल को उपयोग करते हैं विटामिन सी को रिप्लेनिश करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। और डी के लिए कॉड लिवर ऑयल पता है आपको। सी के लिए कोई भी साइट्रस फ्रूट खाते हैं या फिर आंवला खाते हैं, उससे पूरा हो जाएगा। बी के लिए होता है लीवर, गोट लीवर, चिकन लीवर। और ए के लिए होता है कैरोट आप खाइए या फ्रूट्स खाइए, इस तरह से ए हमारा पूरा होता है। तो दो था विटामिन्स का ग्रुप, एक BC जो वाटर सोल्यूबल है, अडेक है जो फैट सोल्यूबल है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लिए। अब विटामिन्स क्या होता है, हम लोग को बाहर से ही लेना पड़ता है। विटामिन्स जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज बहुत कम होते हैं, कोई ही हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, विटामिन्स जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसका डिस्कवरी फंक ने किया था। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एनीमिया के बारे में हम लोग देखें कि एनीमिया हो रहा था RBC की कमी की वजह से। तो जो NFHS का रिपोर्ट था 5 का, उसमें बताया गया कि 57% जो वीमेन हैं वो एनीमिया के शिकार हैं और 67% जो चिल्ड्रेन हैं वो एनीमिक हैं। तो ये कंडीशन जो है काफ़ी मतलब ड्रास्टिक है हमारे देश में। अब इसको दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करे जा रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या होता है, एनीमिया का कंडीशन क्या होता है? एनीमिया में एक्चुअल क्या होता है कि RBC और या हेमोग्लोबिन करे,
आरबीसी कम हो जाता है, आरबीसी रिड्यूस हो जाता है। अब रिड्यूस आरबीसी होगा, हमारे बॉडी में आरबीसी नहीं रहेंगे तो जो ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन कम हो पाएगा, ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा सेल तक, ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेंगे। ये कंसेप्ट पूरे अच्छे से मैंने एनसीईआरटी के पिछले क्लास में करा रखा है। तो रेस्पिरेशन कम होंगे, अब रेस्पिरेशन कम होने की वजह से फैटिग होगा, वीकनेस हो, कमजोरी होने लगेगा, थक जाएंगे हम। अभी एनीमिया जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, या तो आयरन के डेफिशिएंसी से हो जाता है या मेगालोब्लास्टिक होता है। मेगालोब्लास्टिक के बारे में बात करें तो इसमें होता है कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, उससे अलग तरह के स्ट्रक्चर का बनाना शुरू कर देता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का कैरिंग पावर कम हो जाता है। एक सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल में ये जो आरबीसी है, आरबीसी एक सिकल की तरह हो जाए, क्रेसेंट के रूप में हो जाता है, और ये बहुत पेनफुल होता है ब्लड वेसल्स में। और दूसरा चौथा कारण होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। तो आरबीसी कम होने के कारण हमारे बॉडी में एनीमिया होता है, और ये B9 और B12 के कारण से होता है, जिसके विटामिन्स के कम होने की वजह से। तो आगे देखेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल के बारे में बताया है कि जो आरबीसी है वो सिकल की तरह बन जाता है। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आरबीसी है, इसका जो स्ट्रक्चर है एक क्रेसेंट की तरह हो गया है, और ये हमारे ब्लड वेसल्स में क्या करेंगे, ये स्टिफ एंड स्टिकी हो जाएंगे, और इसकी वजह से फ्लो भी रुक जाएगा। और दूसरी बात, ये चुभने लगते हैं ब्लड वेसल्स में और बहुत पेन होता है। ये था सिकल सेल की वजह से। और सिकल सेल में जो ये ऑलरेडी इस तरह से सिकुड़ चुके हैं, अब इनका जो नॉर्मल लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का 120 डेज होता है, ये रिड्यूस होके 10 to 20 डेज हो जाता है। अब इसको दूर करने के लिए क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ से आरबीसी बनता है, आरबीसी कहाँ से बनता है, बोन मेरो ही ट्रांसप्लांट कर दें, तो ऐसे ठीक हो सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है इसको 2047 तक इसे एलिमिनेट करने का, इससे भी याद रख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा एनीमिक जो लोग हैं वो एमपी में है, और एमपी में भी स्पेसिफिक बात करें तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें एनीमिया के लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब इसका क्यूरेटिव ऑप्शन क्या क्या है, या तो मैंने बोला बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दीजिए, या जीन थेरेपी भी कर सकते हैं हम लोग। जीन थेरेपी में जो जीन हमारे आरबीसी बनाने के लिए ज़रूरी है उसे एडिट कर देंगे, उसे इस तरह से बना देंगे कि वो नॉर्मल आरबीसी बनाए, ज़्यादा आरबीसी बनाए, तो जीन थेरेपी भी कर सकते हैं। या फिर हम लोग, गवर्नमेंट जो करती है फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट देती है, वो B9 और B12 को और आयरन को ज़्यादा इंटेक करने के लिए और एक कैप्सूल देती है लोगों को, और से एक सपोर्टिव आपका ऑप्शन है। थैलेसीमिया की बात करें तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, एक चलता आता है, खानदानी चलता आता है, तो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी कम बनते हैं, आरबीसी कम बनेंगे तो वही प्रॉब्लम है, आपका आरबीसी कम बनेगा तो ऑक्सीजन का कैरी कम होगा, ऑक्सीजन कैरी कम होगा तो एनर्जी कम मिलेगा, एनर्जी कम मिलेगा तो फैटिग और वीकनेस होगा। अब इसका एक ही है उपाय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहिए, आप ब्लड चेंज करते रहिए। तो वो हो गया। अब हम लोग पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। पैथोजेंस ये सबसे मोस्ट ड्रीडेड विलेन है हमारे डिजीज़ में, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं यही लोग, पैथोजेंस। और पैथोजेंस की बात करें ना तो पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो, जिनका साइज होता है माइक्रोन के बराबर होता है, 1 × 10⁻⁶ होता है, 1/10⁻⁶ जिनका साइज़ है माइक्रोन बराबर है, वो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग घिरे पड़े हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस की यूज करके हम लोग कर्ड मेकिंग करते हैं, फर्मेंटेशन ईस्ट से होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम करता है, और कुछ डिकम्पोजर भी होते हैं। आप एक बार पिक देख लीजिए हम लोग किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चारों तरफ आप खा रहे हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसान करता है हम लोग को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कह देते हैं। जो नुकसान कर रहा है उसको क्या कहेंगे, पैथोजेंस कर देंगे। अब पैथोजेंस इतने सारे हैं तो इसको, इनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए भी हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, तभी हम एक बोलते पर्सनलाइज्ड ड्रग्स के रूप में हम लोग बना सकते हैं। तो पैथोजन को हम लोग क्लासीफाई करें, कैटेगराइज करें, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ वर्म होते हैं। ये 4 तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कुछ वायरस होते हैं। तो वायरस का अलग कंसेप्ट है, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है, ये कहाँ पे ग्रो ज़्यादा करते हैं, इनको जैसे ही मॉइस्चर मिलता है ना,
मॉइस्चर मिलेगा तो इनका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, इनको खाने में अच्छा मिल जाता है, इनका जो सेल का है मेम्ब्रेन वो प्रोटेक्टेड रहता है, तो ये बहुत ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। जैसे ये कंडीशन मिलेगा, थोड़ा हीट मिलना चाहिए और थोड़ा मॉइस्चर मिलना चाहिए, तो ये हाईली ग्रो करेंगे। बरसात के मौसम में आपको पता होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं हर जगह से, और हमें तरह तरह की बीमारी होने शुरू हो जाते हैं। अब वो इतने सारे पैथोजेंस के आसपास हम लोग रह रहे हैं, फिर भी हम लोग कभी कभार ये होता है महीने में या 6 महीने में कि हम लोग बीमार पड़ते हैं। जब इतने सारे पैथोजेंस हमारे आसपास हैं तो ये हमें हर दिन नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हम लोग को हर दिन नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि हमारे बॉडी में एक इनेट इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी की बात करें तो एक रक्षा आप मान सकते हैं, एक डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है जो इन पैथोजन से हमको रोकता है। उस डिफेंस सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे कि वो डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो जो डिस्पाइट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पैथोजन वी रेयरली फॉल सिक, वाई? क्योंकि कुछ तो वो ऐसे भी पैथोजेंस होते हैं, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, और फ्रेंडली होते हैं तो हमारे बॉडी में अंदर भी होते हैं, वो विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, और हमारे फूड बनाने में, जैसे कर्ड बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं उसका, हमारे जो इंटेस्टाइन में है वो बहुत हेल्पफुल करते हैं, जो गट बैक्टीरिया बोला जाता है उनको। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनफ्रेंडली होते हैं, जिनको पैथोजेंस बोला जाता है, जैसे सैल्मोनेला प्रोटोजोआ हो गया है, फूड पॉइजनिंग में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो इन सब के बाद भी हम लोग जो हैं बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमार रेयरली पड़ते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? हम लोग के पास एक डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी जिसको बोला जाता है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी की बात करें तो एक लेयर वाइज लेयर होता है। ये एक ऐसा, जैसे हमारा जो इंडिया का वो डिफेंस है, डिफेंस कितने 4 लेयर में है, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में जो डिफेंस है ना वो 4-5 लेयर में है। वो 4 लेयर कौन कौन सा है पहले आप देखते हैं। एक तो हमारे बॉडी में है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में है कि चारों तरफ पैथोजेंस तो घूम रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए स्किन है। स्किन के अंदर यदि घुस जाते हैं तो एक मकस है, जो हमारे इंटेस्टाइन या फिर जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है उसके लाइनिंग्स में मकस होता है। जैसे हमारे स्टोमक में मकस होता है, तो स्टोमक को लोग पार नहीं करते, यहाँ फंस जाते हैं। ये फिजिकल बैरियर को पार कर लिए तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या क्या होता है? हमारा स्टोमक एसिड रिलीज करता है, HCl इतना कंसनट्रेटेड होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या मोस्ट ऑफ द टाइम जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल्ड हो जाते हैं 99%, और कुछ बचते हैं वो हमें डिजीज देते हैं। और कुछ सलाइवा होता है, सलाइवा भी किल करता है। अब इससे भी पार कर जाते हैं तो हमारे सेलुलर बैरियर्स हैं। सेलुलर बैरियर में आपको पता होगा कि WBC होता है। WBC में कौन कौन सा होता है? एक बी जो है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है, और टी उसको हेल्प करता है। तो ये ल्यूकोसाइट भी WBC को बोला जाता है। ये बोन मैरो में बनते हैं, और थाइमस भी की रोल प्ले करता है इसमें, सेलुलर बैरियर में। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक साइटोकाइन बैरियर भी होता है। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है ना? स्ट्रेस कॉल। स्ट्रेस कॉल मतलब जैसे ही कोई सेल हमारा इन्फेक्ट हुआ किसी चीज़ से, तो वो क्या करता है? सिग्नल भेज देता है और सेल को कि भाई आप लोग तैयार हो जाओ, ये नया बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट कर चुका है। तो इसको जो बोलता है ना, सिग्नल बोलते हैं ना, इंटरफेरोन्स बोला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इंटरफेरोन से सिग्नल दे देता है सारे सेल्स को, और सारे सेल जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्शन में जुड़ जाते हैं। तो ये साइटोकाइन बैरियर हो गया। तो इस तरह से 4-5 लेयर थे। और एक ये जो है ना, इनेट होता है। इनेट मतलब हमारे बॉडी में जैसे ही कोई पैथोजन इंटर करेगा तो ये काम करना शुरू होगा। और कुछ होते हैं एक्वायर्ड हो जाते हैं, मतलब एक बार उनके साथ ऐसा घटना हुआ, दूसरे बार वो याद रखेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि इस बार टीबी का बैक्टीरिया हुआ, इस बार पता चल गया, अब नेक्स्ट टाइम टीबी का बैक्टीरिया आएगा तो बहुत विगरसली ये लोग अटैक करते हैं। जो हमारा WBC का बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट विगरसली अटैक करेगा इम्यूनिटी के लिए। और इसी को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और इसी पे हमारा वैक्सीनेशन काम करता है। वैक्सीनेशन किस पे काम करता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। ये मेमोरी बेस्ड है। हम लोग क्या करते हैं, अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको फूल करते हैं, उसके साथ प्रैंक करते हैं। नॉर्मल जो हम लोग का कोई पैथोजन है उसको डाल के जो ओरिजिनल पैथोजन आने वाला है उसके लिए तैयार करते हैं। तो हम लोग एक तरह से अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको फूल बनाते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। आगे देखेंगे हम लोग।
कि जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी में, जो मैंने बात किया कि इस तरह से हमारे लेयर्स बाई लेयर्स थे, जो सबसे लास्ट लेयर होता है उसमें इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को पढ़ना। इतने सारे वैक्सीन आ रहे हैं, mRNA वैक्सीन आ रहा है, वायरल वेक्टर वैक्सीन आ रहा है, वो सब का भी कंसेप्ट जानेंगे हम लोग। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी में, वो उसको मतलब जो हमारा ऑर्गन्स मेन है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, उसको लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। जो हमारा ऑर्गन्स इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। और लिम्फॉइड ऑर्गन्स को यदि हम लोग कैटेगराइज करें तो एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में कौन कौन सा होता है, बोन मैरो होता है, थाइमस होता है। ये थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस हम जैसे ही एडल्टहुड में पहुंचते हैं, छोटा से बड़ा होते हैं, तो थाइमस का साइज जो है घटते रहता है। जब बचपन में होता है तो ये थाइमस बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बोन मैरो और थाइमस दो आपका प्राइमरी हो गया, यहीं से डब्ल्यूबीसी बनता है। डब्ल्यूबीसी का जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बोल रहे थे, वो इधर से ही बनता है। और सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में ये पोजीशन होता है, वो हम आपको एक स्टोरी में बताएंगे कैसे कैसे काम होता है। ये आपका लिम्फ नोड्स होता है, स्प्लीन होता है, टॉन्सिल होता है, माल्ट आप इंटेस्टाइन से समझ सकते हैं, माल्ट बोलते हैं, अपेंडिक्स होता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो अब जो प्राइमरी है ये क्या करता है, एक प्रोटीन आर्मी को जन्म देता है। प्रोटीन आर्मी बोले तो लिम्फोसाइट्स का जो है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो से ये लोग जन्म लेते हैं और थाइमस में जाके ट्रेंड हो जाते हैं। यहाँ थाइमस में अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है इनको, बोन मैरो में जन्म लेंगे, थाइमस में जाके अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। कहाँ कहाँ पोजीशन लेंगे, लिम्फ नोड के पास इकट्ठा हो जाएंगे, स्प्लीन के पास इकट्ठा हो जाएंगे, टॉन्सिल के पास इकट्ठा हो जाएंगे और इंटेस्टाइन के पास इकट्ठा हो जाएंगे। इंटेस्टाइन में हमारा 50% जो लिम्फ होता है वो पाया जाता है। तो ये यहाँ पोजीशन लेंगे और जैसे ही कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजेंस आता है इधर से जाएगा, इधर से होते हुए, तो ये पोजीशन ऑलरेडी लेंगे, यहाँ ट्रैप कर लेंगे, या तो यहाँ ट्रैप कर लेंगे या तो यहाँ ट्रैप कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है काम करता है। तो मैंने बताया प्राइमरी में कौन कौन सा है, बोन मैरो और थाइमस। यहाँ आपका लिम्फोसाइट बनता है और यहाँ ट्रेन होता है, ट्रेन होने के बाद पोजीशन अपना यहाँ लिम्फ नोड्स के पास ले लेता है। बोन मैरो से बनता है, थाइमस में यहाँ से ट्रेंड होता है और बाकी जगह जो है अपना अपना पोजीशन, इसको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। ये हो गया, आपको इतना पता चल गया होगा कि ह्यूमन सिस्टम हमारा कैसे कैसे काम कर रहा है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है मेन है हमारा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी सेकेंडरी में यदि बात करें तो बोन मैरो, थाइमस है। बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है, थाइमस में ट्रेंड होता है और सेकेंडरी में जाके पोजीशन ले लेता है। एकदम से बिल्कुल हमारे आर्मी या जो डिफेंस सिस्टम जैसे काम करता है वैसे भी हमारे बॉडी में भी काम होता है। अब बात करते हैं, जैसे ही जो बॉडी जैसे काम कर रहा होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है कि कोई एंटीजेंस या कोई भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज जब उसको पता चल गया कि हाँ ये बाहर का कोई पार्टिकल्स है तो एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडीज बनाने के बाद उसको ऊपर रिएक्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ एंटीजेंस इतने खतरनाक होते हैं कि हमें इमीडिएट एंटीबॉडीज चाहिए होता है। अब वो एंटीबॉडीज बनने में तो टाइम लगता है। अब जो बच्चा जन्म ले रहा है, अब उसको कोई इतने सारे बैक्टीरिया बाहर हैं, इतने सारे पैथोजेंस हैं, वो अटैक करेगा तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेंगे, तो वो कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। तो यहाँ पे आता है एक एक्टिव, ये जो नॉर्मल प्रोसेस होता है एंटीबॉडीज बनने का, इसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन जो बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर पता है ना कि बोला जाता है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसका माता का जो दूध होता है, इनिशियल लैक्टेटिंग जिसको बोलते हैं, वो ज़रूरी होता है। वो जो येलोइश फ्लूइड होता है ना दूध में, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम क्या काम क्या है कि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बने हुए हैं, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनता, लेकिन कोलोस्ट्रम में ऑलरेडी एंटीबॉडीज ही है। वो एंटीबॉडीज जाके वहाँ पे बॉडी में जो भी एंटीजेंस बाहर आता है उसे डायरेक्ट फाइट करते हैं, बनने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसीलिए जो लैक्टेटिंग इनिशियल स्टेज पे वीमेन होती हैं, वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनको उस दूध को बच्चे को पिलाना चाहिए, उसमें कोलोस्ट्रम होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को डिजीज से फाइट करने के लिए। अब इसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। अभी जिस तरह से हम लोग एंटीबॉडीज डायरेक्ट दे रहे थे ना बच्चे को, वैसे भी पैसिव इम्यूनाइजेशन में भी होता है। जब हम लोग बाहर से इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उसमें भी एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, एक पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, तो भी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया हमारे बॉडी की प्रक्रिया को। बच्चे के लिए क्या क्या जरूरी है, येलोइश फ्लूइड जिसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ये जरूरी होता है। इतना तक आप समझ गए। अब हम लोग इम्यूनाइजेशन की, इतने सारे पैथोजेंस हैं तो हमारे बॉडी ऑब्वियस है कि फाइट करने में थोड़ा वीक हो जाती है, तो हम लोग बाहर से इम्यूनाइजेशन करते हैं, वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं।
इंद्रधनुष आप जानते होंगे, इम्यूनाइजेशन का एक प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वही इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन कैसे काम करता है? वैक्सीनेशन का एक सीधा सा कंसेप्ट मैं बताऊं आपको, तो वैक्सीनेशन जो है वैका से बना। वैक्सीनेशन की किसी चीज़ से बना? वैका से बना। वैका, वैका का मतलब क्या होता है कि एडवर्ड जेनर थे, एक जगह कहीं पे काम कर रहे थे। जेनर जेनर साहब जो थे वो एक जगह काम कर रहे थे, वहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स है ना वो बहुत फैला हुआ था, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स जब वो देख रहे थे कि जो व्यक्ति गौशाला में काम कर रहे थे, जो गौशाला से निकल रहे थे, वो लोग को स्मॉल पॉक्स नुकसान नहीं कर रहा था, वो लोग को स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा था। तो बाद में जब रिसर्च किए तो उनको पता चला कि वो जो गौशाला में लोग काम करते थे वो लोग को काउ पॉक्स ऑलरेडी हो रखा था। काउ पॉक्स जो स्मॉल पॉक्स का था कि माइल्ड बीमारी, मतलब उसमें जैसे जो स्मॉल पॉक्स में है ज़्यादा फीवर होता था, तो काउ पॉक्स में एक माइल्ड फीवर होता था, कम फीवर होता था, तो ऑलरेडी हो चुका था। अब इसी वजह से वो लोग को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। जब उन्होंने रिसर्च किया तब उनको पता चला कि अच्छा हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुके हैं, और वो क्या करते हैं कि जैसे ही नया कोई एंटीजन आता है तो उसे ओवरवेम कर देते हैं, चारों तरफ से अटैक कर देते हैं उसी तरह का, यदि फिर से कोई बाहर का पार्टिकल आता है तो। अब इसी को कॉन्सेप्ट लेकर उन्होंने वैक्सीनेशन का नाम दिया। वैक्सीनेशन मतलब होता है वैका से बना, वैका का मतलब होता है काऊ, ठीक है, काऊ पॉक्स से हमारा वैक्सीनेशन बना। अब वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम में हम अपने बॉडी में एक छोटा सा को जो कमज़ोर होगा, कमज़ोर पैथोजन को वो इंट्रोड्यूस कर देंगे, बॉडी में इंटर कर देंगे। अब हमारा जो डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, इससे लड़ेगा। अब जैसे ही लड़ेगा वो याद रखेगा, याद रखने के बाद जो फिर से न्यू जो ओरिजिनल आपका पैथोजन है वो इंटर करेगा, तो उसको चारों तरफ से अटैक करता है। तो ये वैक्सीनेशन का कंसेप्ट था। अब वो कन्वेंशनल जो वैक्सीनेशन है इसी पे काम करता है। या तो हम लोग किसी लाइव एटेन्यूएटेड जो है, मतलब मान के चलिए कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसी को हम लोग किल करके उसको हम अपने बॉडी में इंटर करवाते हैं, और उसी को भी देख के वो किल्ड है फिर भी उसमें टॉक्सिक चीज़ें तो बनती ही है, उससे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाता है, और जब ओरिजिनल वो आता है तब उससे नुकसान, उसको किल कर देता है हमारा जो बॉडीज़ का एंटीबॉडीज़ है। वही बात करें तो जो कन्वेंशनल चलता आ रहा है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, या तो हम लोग लाइव अटेन्यूएटेड करते हैं या फिर किल्ड वर्जन ऑफ जर्म्स है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और जैसे पोलियो हो गया, मीजल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा होता है, अभी भी ये इस पे ही काम करता है। लेकिन मॉडर्न में बहुत सारे वैक्सीनेशन का अलग अलग तरीका हो गया है। अब लाइव एटेन्यूएटेड भी यदि हम लोग डाल रहे हैं तो ऑलरेडी व्यक्ति को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, उसे हम लोग उसमें परेशानी में डाल रहे हैं, उसमें हो सकता है कि ज़्यादा ही डेवलप कर जाए, उसे नुकसान पहुंचाए, या किल भी हो तो उसका जो टॉक्सिक है वो चीज़ व्यक्ति को हार्म कर सकता है। तो ये सब कन्वेंशनल चलता आ रहा था। अब जो आ रहा है ना वो रिकम्बिनेंट या सब यूनिट वो वैक्सीनेशन बोल सकते हैं। अब इसमें सब यूनिट या रिकम्बिनेंट में क्या होता है, सब यूनिट से आपको पता चल रहा है कि सब यूनिट क्या होता है। सब यूनिट मतलब जो हम लोग पूरा का पूरा पैथोजन ही व्यक्ति के अंदर डाल दे रहे थे उसको एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए, अब इसका कुछ भाग डालेंगे हम लोग। इसका या तो प्रोटीन ले लेंगे या इसका डीएनए ले लेंगे, कुछ भी छोटा सा भाग हम लोग अपने बॉडी में डाल देंगे या दूसरे के बॉडी में जिसको वैक्सीनेशन करना है उसमें डाल देंगे। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन था सबसे पहले आपका सब यूनिट वैक्सीनेशन पे बना था, तो ये आप याद कर सकते हैं। टॉक्सोइड वैक्सीन क्या होता है, ये जो टॉक्सिक चीज़ें होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे आप टिटनस के बारे में सुने होंगे, ये भी काम करता है आपका। जैसे मैंने पैसिव इम्यूनिटी बताया था, जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है तो माता जो है कोलोस्ट्रम के रूप में डायरेक्ट एंटीबॉडीज ही दे देती है उसको, तो वैसे ही टॉक्सोइड वैक्सीन भी काम करता है। ये जो टॉक्सिक चीज़ें हमारे बॉडी में जो जर्म्स थे वो निकालते हैं ना, उसके लिए हम लोग टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो ये डायरेक्ट टॉक्सिक को न्यूट्रल कर देता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए टॉक्सिक जो चीज़ें हैं, टॉक्सिक से हम लोग एक एंटीबॉडीज बना लेंगे। एंटीबॉडीज क्या करेगा, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेगा, डायरेक्ट हम लोग इस एंटीबॉडीज को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे और एक टॉक्सिक को न्यूट्रल कर देगा।
स्नेक बाइट्स में भी ऐसा ही होता है, तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। तो जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है इसी पे काम करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका टिटनस और डिप्थीरिया का है। एक mRNA वैक्सीन के बारे में, मॉडर्ना के बारे में सुने होंगे, पीफीजर के बारे में सुने होंगे। mRNA क्या कर रहा था, कह रहा था कि भाई तुम लोग तो टॉक्सिक चीज़ें डाल रहे हो, तुम लोग उसका पीस डाल रहे हो, तुम लोग कभी लाइव अटेन्यूएटेड जर्म्स को डाल दे रहे हो, जर्म्स का तुम उपयोग कर ही रहे हो। आखिर जिस चीज़ से व्यक्ति डर रहा था कि हमें कहीं कोविड ना हो जाए, आप कहीं ना कहीं कोविड का कोई ना कोई पार्ट आप उसके बॉडी में डाल ही दे रहे हो। अब लॉन्ग टर्म में हो सकता है उसको फ़ायदा करे, नुकसान करे, क्या पता। अब हम क्या करेंगे, उसमें ये सब चीज़ यूज ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आरएनए को ही मैनिपुलेट कर देंगे। आरएनए हमारे बॉडी में पता है एमआरएनए का क्या रोल था, ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था, डीएनए से इंस्ट्रक्शन ले रहा था और ये राइबोसोम को बता रहा था कि ऐसा ऐसा प्रोटीन बना रहा है। ये कह रहा है एमआरएनए वैक्सीन क्या कर रहा है कि हम आरएनए को ही डायरेक्ट मैनिपुलेट कर देंगे और बोलेंगे कि भाई जो हमारा पैथोजन है उसी टाइप का कोई प्रोटीन बनाओ, उसी चीज़ का कोई चीज़ बनाओ जिससे हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाए। अब हमें जब यही तैयार हो गया तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ना तो हमें टॉक्सिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, ना किल्ड वर्जन की ज़रूरत पड़ रही थी, ना लाइव वर्जन की ज़रूरत पड़ रही थी। डायरेक्ट हम लोग mRNA वैक्सीन बना रहे हैं। अब उसी तरह से एक वायरल वेक्टर वैक्सीन हो गया। वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या करता है, जैसे हम लोग एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड यूज़ किए थे, वो वायरल वेक्टर वैक्सीन पे ही काम किया था। ये क्या करता है ना कि कोई वायरस है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है। अब इसका हमें पता है कि डीएनए कैसा काम कर रहा था इसका, कोरोना वायरस का। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कोई पैथोजन है ना उसको पकड़ के लेकर आएंगे। कोई वायरस है जिसका कोई बॉडी में नुकसान नहीं होता, उसको पकड़ के ले आएंगे और उसको पकड़ने के बाद उसके अंदर जो ये जो डीएनए है ना वो इंजेक्ट कर देंगे, डीएनए एडिट कर देंगे और इसको हम अपने बॉडी में डाल देंगे। अब ये बॉडी में जैसे ही जाएगा तो ये कोविड तो जा नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो भी मतलब एक पीस जा रहा है, उसका एडिटेड वर्जन जा रहा है। अब इससे भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएगा। तो ये वायरल वेक्टर मतलब होता है कि वही व्हीकल के रूप में किसी थर्ड पैथोजन को यूज करना। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन, इसी पे हमारा कोविशील्ड काम करता है। तो आप समझ गए होंगे, इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं था। सब यूनिट, छोटा सा यूनिट कोई पार्ट लेके रिकम्बिनेंट बोलते हैं। टॉक्सॉइड मतलब उसका जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो ही डायरेक्ट हम लोग डालते हैं। टॉक्सिक चीज़ों से हमारे में बॉडी में डायरेक्ट बन जाता है एंटीबॉडीज। mRNA को ही हम लोग मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, इसमें कुछ भी ये सब डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। वायरल वेक्टर में हम लोग थर्ड पर्सन को यूज कर रहे हैं वायरल वैक्सीन के लिए, वायरल वेक्टर वैक्सीन के लिए इनकोडेड डीएनए डाल के भेज रहे हैं उसके अंदर, और ये जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है वो प्रोड्यूस कर रहा है और इसकी वजह से हमारे एंटीबॉडीज बन जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब वही पैसिव इम्यूनाइजेशन की मैं जब बात कर रहा था तो कुछ ऐसे भी वायरस या फिर पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, जो इमीडिएट आपका अटेंशन चाहिए होता है। मतलब वो उनको एंटीबॉडीज बनाने में वो उतना टाइम नहीं ले सकते हैं, उसके पहले आपके बॉडी में जहर फैला देंगे और आपको किल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पैसिव इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है। जैसे हमने देखा था कि इनेट हमारा जो मदर कोलोस्ट्रम के रूप में हमें दे रही थी, तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि हम लोग डायरेक्ट एंटीबॉडी जो है वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। एंटीबॉडी जो हम लोग ऑलरेडी बनाए रखते हैं किसी चीज़ के टॉक्सिक से। जैसे टिटनस है, टिटनस का पता है ना कि आपको जैसे ही किसी चीज़ से कट जाता है तो टिटनस जो है ना बहुत खतरनाक आपका माइक्रोब है, वो पूरे बॉडी में, आपके बॉडी में ना टॉक्सिन फैला देता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए तुरंत से तुरंत हमें टिटनस की इंजेक्शन दी जाती है। और टिटनस क्या करता है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने रहते हैं, वो तुरंत से इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। वही स्नेक बाइट में भी होता है। स्नेक बाइट में हम लोग जो इंजेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं और टॉक्सिक चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और वो चाहे टिटनस हो, स्नेक बाइट हो, टॉक्साइड वैक्सीन होता है ये। तो आपको अब वैक्सीन के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी और इसमें कोई चीज़ें छूटा नहीं होगा। और ये ही 3-4 कंसेप्ट था वैक्सीनेशन का। अब नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो हम लोग mRNA हो गया, वायरल वेक्टर हो गया, इसका यूज कर रहे थे। जो कन्वेंशनल चलता आ रहा था, लाइव जो ओरिजिनल जर्म्स है उसको वीक करके, कमज़ोर करके हम लोग इंट्रोड्यूस करते थे या उसको मार के इंट्रोड्यूस करते थे। अब ये सब की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट mRNA को कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे वायरस के बारे में। तो ये तो हम लोग देख रहे थे हमारा डिफेंस सिस्टम। अब वायरस के बारे में देखेंगे कि वायरस क्या होता है। वायरस एक्चुअली जो हम लोग पैथोजेंस पढ़े ना, उनसे बिल्कुल इनका जो चीज़ें हैं, प्रोसेस हैं, वो अलग है। ये जब तक आपके बॉडी के होस्ट सेल में नहीं इंटर करेगा ना, तब तक ये मरा हुआ वो करेगा, शो करेगा। इसके अंदर
सिर्फ और सिर्फ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है और ऊपर से कैप्सिड होता है एक, बस और कुछ भी नहीं होता है। ये इंडिपेंडेंटली जैसे पैथोजेंस अपना खा भी रहे थे, मेटाबॉलिज्म कर रहे थे, जो आपका माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया था, फंजाई था, फंगस था, प्रोटोजोआ था, ये मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। मेटाबॉलिज्म तभी करेगा जब होस्ट सेल में पहुंच जाता है, और होस्ट सेल में पहुंचने के बाद भी इसका अलग प्रोसेस है। वो होस्ट सेल का न्यूक्लियस जो है ना, वहीं पे जाके उसको हाईजैक कर लेता है। जो डीएनए है उसी को हाईजैक करेगा। वो कहेगा कि भाई हम अपने से रेप्लिकेट नहीं करेंगे, अब तुम इंस्ट्रक्शन दो राइबोसोम का कि हमारे तरह का लोग बनाए। अब ये जाके डीएनए को हाईजैक कर ले रहा है और डायरेक्ट उसको राइबोसोम को बोल रहा है कि हमारा जो है कॉपी उसी का तुम बनाते जाओ, और इसी वजह से ये खतरनाक होता है। इसके लिए मेडिसिन बनाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सो ही नहीं करता है। ये अलग से इंडिपेंडेंटली यदि रहता है हमारे बॉडी में एक सेल के रूप में, बैक्टीरिया जैसे रहता है, तो इसको किल कर देते किसी मेडिसिन से। लेकिन ये क्या कर रहा है, डीएनए को हाईजैक कर ले रहा है डायरेक्ट जाके। अब कैसे किल करेंगे, अब इससे किल करने के लिए हमारे सेल को भी किल करना पड़ेगा, और ये राइबोसोम को डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर रहा है ये अपने टाइप का प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये इस तरह से वायरस का मैंने प्रोसेस बताया, इस तरह से काम करता है। वायरस या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, ठीक है। अब आरएनए डीएनए में भी एक होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो आरएनए नॉर्मल क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यदि इसमें डबल स्टैंडर्ड आ जाता है तो आपका एक्सेप्शन होगा, और इसमें यदि सिंगल स्टैंडर्ड आ जाता है तो वो एक्सेप्शन होगा। वो हम लोग देख लेंगे। तो वायरस का जो सबसे पहले पता चला था वो टोबैको में, जो टोबैको प्लांट्स थे उसमें एक मोसाइक करके, टोबैको मोसाइक करके वायरस मिला था, और इसको डिमिट्री इवानोस्की डिस्कवरी किए थे। उन्होंने नाम दिया था कि एक वेनमस चीज़ है, और इसका वायरस उन्होंने ही नाम दिया था। एक्चुअल में एनसीईआरटी में जो दे रखा है और जो नेम्ड बाय डिमिट्री इवानोस्की। कुछ लोग कहते हैं कि इसका वर्जेनिक नाम रखे हैं, बट बिरजेनिक नहीं रखे हैं, इसका इवानोस्की ही रखे हैं। और जो स्टैनली थे इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में फर्स्ट टाइम बनाए थे वायरस को। तो वायरस जो था टोबैको से डिस्कवरी हुआ था, और टोबैको के बाद इसका जो पूरा प्रोसेस था वो पता चला था। अब ये जो वायरस है, वायरस कैसा होता है, वायरस आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपका डीएनए चीज़ है और उसके बाद ये कैप्सिड होता है। और वही हमारा जो कोरोना का वायरस था वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं ये जो है कैप्सिड है, और इसके अंदर डीएनए या आरएनए रहता है। आरएनए जो होता है, रेट्रो आरएनए मोस्टली आपका प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है और एक कैप्सिड होता है। ये किसको किसको इन्फेक्ट कर सकता है, ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। जो बैक्टीरिया को जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें क्या क्या होता है, आइदर आरएनए होता है या डीएनए होता है। आरएनए में भी डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड है तो एक्सेप्शन केस है। बहुत बार एग्जाम में एक्सेप्शन वाला ही पूछा जाता है। नॉर्मली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल होता है, ये हमेशा रहेगा आपका। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड हो तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। जैसे बैक्टीरियोफेज हो जाता है, बैक्टीरियोफेज में आपका वो मिलता है, डीएनए मिलता है, और ये डबल स्टैंडर्ड होता है बैक्टीरियोफेज। अब हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे ही ये इन्फेक्ट करता है किसी सेल को, तो मैंने बताया था कि इंटरफेरोन्स जो होता है, इंटरफेरोन्स एक अलार्मिंग कॉल होता है अदर सेल्स के लिए। अल्फा इंटरफेरोन्स जो है कैंसरस सेल के लिए होता है। तो वायरस के बारे में पढ़ लिया। वायरस ही सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये जो पता चला था डिमिट्री इवानोस्की को कि जो हमारे टोबैको में लीफ में जो चीज़ है वो बैक्टीरिया से छोटा है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं है, तो इन्होंने वायरस नाम दिया था, बैक्टीरिया से छोटा। वायरस से भी एक छोटा चीज़ मिला, वायरस से भी एक छोटा चीज़ मिला उसको। इसमें क्या था, एक प्रोटीन था और एक डीएनए जेनेटिक मटेरियल था। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, वायरस से भी छोटा है। इसको नाम क्या दिया गया, वायरोइड्स दिया गया, वायरोइड्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था, और इसका अलग से प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दोनों मिलके वायरस बन रहा था। अब प्रोटीन अलग हो गया और जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया। जो प्रोटीन्स था उसका नाम प्रायोन्स दिया गया। प्रायोन्स से बहुत खतरनाक बीमारी होता है मैड काउ डिजीज़, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में इंटर करके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। और कुछ जेनेटिक मटेरियल्स थे, उसका नाम किया गया वायरोइड्स दिया गया। पोटैटो स्पेंडल का इसका डिजीज़ का नाम है।
तो ये हो गया। अब एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो बनाने में आपको पता होगा क्यों, मैंने बताया आपको इनका जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है ना वो बहुत वो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारे सेल को डायरेक्ट हाईजैक कर लेते हैं। तो मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल तो लाइव इंडिपेंडेंट दिखा रहा है, इसको किल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जाके हाईजैक कर रहा है। फ्यू बायोकेमिकल्स जो मैकेनिज्म है इनका होता है, इस वजह से हमें एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो बनाने में मुश्किल होता है। तो जो वायरस से जो बीमारी, मुख्य बीमारी होता है उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो वायरस में सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिजीज़ में है वो, उसके बारे में करेंगे, एड्स के बारे में। तो हम लोग एड्स से स्टार्ट करेंगे और जो मुख्य बातें हैं एड्स के बारे में जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो एड्स जो है वो रेट्रोवायरस से होता है। रेट्रोवायरस मतलब आर से आरएनए सिर्फ होता है, एक इन्वेलप होगा और आरएनए होगा। ए वायरस जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए, लेकिन रेट्रोवायरस जो होता है वो आरएनए होता है। और इन्फेक्शन ये कैसे होता है एड्स का, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ब्लड एक्सचेंज से होता है, या इन्फेक्टेड मदर है तो चाइल्ड का हो जाएगा, वो ब्रेस्ट मिल्क से हो सकता है, प्लेसेंटा से हो सकता है, बॉडी फ्लूइड से होते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सलाइवा से नहीं होते, यूरिन से नहीं होते। सलाइवा और यूरिन में तो होते तो हैं ये वायरस, बट ये इनका अमाउंट जो है बहुत कम होता है, वो हमें इम्पैक्ट नहीं करते। तो ये हमें सलाइवा से नहीं होता है, टच करने से नहीं होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं होता है। ये 3-4 चीज़ें हैं, एक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ब्लड एक्सचेंज और इन्फेक्टेड मदर। इसमें क्या होता है, सिरिंज एक्सचेंज करने से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। तो ये आपका एड्स इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जो वायरस है ना, ये वायरस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और जैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा तो और जो पैथोजेंस हैं वो हमारे ऊपर अटैक करने लगते हैं। जैसे डायरिया हो जाएगा, हमें टीबी हो जाएगा, और एड्स से तो मरे ना मरे ये सब डिजीज़ हमें ज़्यादा में नुकसान पहुँचाता है। तो ये हमारे टी लिम्फोसाइट के ऊपर ही अटैक करता है और इस तरह से डिफेंस सिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्सपोज टू अदर पैथोजेंस, हमें डायरिया हो गया, फीवर हो गया, इस तरह से और जो बीमारी है वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब इसको एड्स को टेस्ट करने के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से होता है, जिसको एलिसा टेस्ट भी बोलते हैं, काफ़ी फेमस है। या एलिसा टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी होता है इसके लिए। अब इसका प्रिवेंशन की बात करें तो इसका भी क्योर नहीं है कुछ भी, ओनली हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। अब हो जाए तो इसका कोई क्योर नहीं है। और जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर है तो फीवर का मेडिसिन मिल जाएगा, कफ है तो कफ का मेडिसिन मिल जाएगा, लेकिन जो मेन है एड्स का वायरस, उसके ऊपर कोई भी एंटीवायरल काम नहीं करता है। अब इसके लिए क्या है, अवेयरनेस चाहिए होता है हमें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कैसे एड्स फैलता है उसको रोकने के लिए, तो अवेयरनेस के लिए नैको जो है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ एनजीओ काम करते हैं। अब हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस जो है वो तरह तरह का होता है, ए बी सी डी ई होता है। मेनली जो कुछ ऐसे हेपेटाइटिस होते हैं जो खुद से ठीक हो जाते हैं, डी ई जो घातक होते हैं, सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलाता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। इसका हेपेटाइटिस बी HBV हमें पता है वायरस ही होता है, और इसका वैक्सीनेशन भी हमारे पास है। तो इन्फेक्शन कैसे होता है, ये भी बॉडी फ्लूइड से होता है, ब्लड हो गया, ओपन सोर्स हो गया, सलाइवा से भी ये हेपेटाइटिस हो सकता है। सिम्टम्स जो हैं वो जॉन्डिस की तरह होता है, पीलिया रोग जिसको बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुंचाता है, लीवर को पहुंचाता है। वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन में कौन सा, इसी हेपेटाइटिस का ही वैक्सीन फर्स्ट टाइम बनाया गया था। रिकम्बिनेंट मेथड जो हम लोग पढ़े थे ऊपर, वो सब यूनिट या रिकम्बिनेंट वैक्सीन हेपेटाइटिस का ही बना था। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में बात कर लिए। ये जो मेन चीज़ें हैं वही बात करेंगे। अभी सर्विकल कैंसर के बारे में बहुत चला था, वो पूनम पांडे का प्रैंक। तो ये सर्विकल कैंसर जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है कैंसर, मेनली जो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होता है। लेकिन कुछ वायरस जो उनको वायरस बोला जाता है, उनको वायरस जो सर्टेन हमारा कैंसरस वायरस होते हैं, तो इसमें जो वायरस था मेन वो था ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस, HPV बोलते हैं। और इसके भी सब टाइप में HPV-16 और HPV-18 सबसे ज़्यादा कारक है मेन सर्विकल कैंसर के लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे कोविड के लिए। तो कोविड आपको पता होगा, इसने तो पूरे दुनिया में कोहराम मचा रखा था। तो कोविड का आप देख सकते हैं, कोविड का जो ये वायरस था इस तरह से, इसके ऊपर प्रोटीन के स्पाइक थे,
और इसी स्पाइक को लेकर बहुत चर्चा भी चल रहा था। इसको स्पाइक एस बोला जाता है। तो स्पाइक जो थे एस से डिनोट किया जाता है, इसी को टारगेट करके बार बार वैक्सीनेशन या वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। तो ये क्या कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वैक्सीन हम जाके इस स्पाइक को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो प्रोटीन है हम अपने सेल के अंदर बनाएंगे, और ये जो नया प्रोटीन बनाएंगे तो ये सेल ये प्रोटीन को देख के हमारा एंटीबॉडीज वो हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एंटीबॉडीज एक्टिवेट होगा ये प्रैंक पे, तो जब ओरिजिनल ले जाएगा तो ये जो प्रोटीन्स है इसको सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। वो डिस्ट्रॉय कौन करेगा, वो हमारा एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करेगा, हमारा वैक्सीन डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वैक्सीन इसका कॉपी करेगा। तो इसी के लिए कोविशील्ड हो गया, एस्ट्राजेनेका, या फिर आप मॉडर्ना, पिफिजर, ये सब बनाए हुए थे। तो ये मेन कोविड किसकी वजह से हुआ था, सार्स कोविड 2 जिसको बोला जाता है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से हुआ था। रेट्रोवायरस देखे थे, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उसमें भी HIV एड्स में देखे थे, और यहाँ पे भी कोविड में भी यही कारगर था। अब राइनो वायरस के बारे में, जो मोस्ट इन्फ्लुएंजा बोला जाता है, सबसे हाईली कंटेजियस, जो कॉमन कोल्ड सबसे ज़्यादा ठंडी में हम लोग का हो जाता है, वो राइनो वायरस के कारण होता है, कॉमन कोल्ड बोला जाता है। रेबीज के बारे में बोले, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। रेबीज में क्या होता है कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वो जो पानी से डर लगने लगता है। ये किसकी वजह से होता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रेबीज का वेक्टर होते हैं, जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, फॉक्स हो गए, बैट हो गए। इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। वैक्सीनेशन ये एनिमल के लिए भी है और मैन के लिए भी है। तो रेबीज हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे निपा वायरस। ये घूमते फिरते कभी कभी न्यूज़ में चला आता है। तो निपा वायरस जो ओरिजिनेट हुआ था, बस याद रखिए कि मलेशिया से हुआ था। ओरिजिनेट मलेशिया से, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इबोला कोंगो से हुआ था। इबोला रिवर के नाम पे रखा गया है। मॉस्किटो बोर्न बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे आपका डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, जाइका, येलो फीवर। ये जो 4 है ना, 1 2 3 4, ये आप एक ग्रुप में रखिए। डेंगू, चिकनगुनिया का तो कोहराम दिल्ली में 2019 18-19 के टाइम में बहुत हुआ था। जाइका वायरस और ये येलो फीवर, ये क्योंकि इसको एक ग्रुप में इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक मात्र जो वेक्टर है इसका एडिज मॉस्किटो होता है। एडिज मॉस्किटो, एडिज इजिप्टी भी बोलते हैं जिसको। और जो जापानीज इंसेफेलिटीज होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एडिज इजिप्टी जो हैं वो, पहले ये भी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ये जो होते हैं मॉस्किटोज वो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं। मेल मॉस्किटोज कभी भी वेक्टर नहीं बनता, क्योंकि मेल मॉस्किटो जो होता है ना वो ट्री जूस पे अपना मेटाबॉलिज्म करता है। वो ट्री जूस हो गया, नेक्टर हो गया, ये सब पे अपना काम चला लेता है। लेकिन जो फीमेल होती हैं उनको उनके एग्स को ग्रो कराना होता है। तो एग्स को ग्रो कराने के लिए इनको ब्लड चाहिए होता है, तो यही बाइट करती हैं ह्यूमन को फीमेल। तो जितने सारे मॉस्किटो वेक्टर्स होंगे उसमें सारी की सारी फीमेल ही होंगी, मेल नहीं होगा कोई। तो पहले तो देखते हैं कि मॉस्किटोज में कौन कौन सा ग्रुप रखा था। डेंगू, चिकनगुनिया, जाइका वायरस एंड येलो फीवर, ये सब के एडिज इजिप्टी से होते हैं। और दूसरा था जापानीज इंसेफेलिटीज़, वो क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। क्यूलेक्स की वजह से फाइलेरिया भी होता है, आप याद रखिएगा, बहुत खतरनाक मॉस्किटो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब क्या है कि एनाफिलीज भी एक होता है, एक एडिज भी होता है, क्यूलेक्स भी होता है। एनाफिलीज की वजह से तो मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ लेकर जो जाता है, प्लाज्मोडियम, तो इसके बारे में अलग। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इनके काटने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये जो एडिज और क्यूलेक्स मॉस्किटोज है ना, ये पैरेलल बैठते हैं, ऐसे बैठेंगे आपके बॉडी के सरफेस के ऊपर। और जो एनाफिलीज है वो 45 डिग्री बनाता है। ये देखिए, ये जो पीछे का पोर्शन है ये ऐसे ऐसे करके 45 डिग्री बनाएगा, और एडिज और क्यूलेक्स जो है वो पैरेलल बनाता है। ये क्वेश्चन आ रखा है बीपीएससी में एक बार। तो ये कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू के बारे में बता दूं तो 1 2 3, आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो हमेशा झुंड में चलते हैं। बर्ड्स का फ्लॉक ऑफ बर्ड बोला जाता है। तो जो झुंड में चलते हैं ना, तो उनका जो संख्या होता है 5 7 9 होता है। और जो आपको पिग्स मिलेंगे, स्वाइन जो मिलेंगे, 1 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। तो 1 2 3 जहाँ पे आए वहाँ पे वो स्वाइन फ्लू के लिए होगा। और जहाँ पे 5 7 9 आपको कोई सा भी एन में या एच में नंबर मिल जाए तो आपका वो बर्ड फ्लू हो जाएगा। बस इसमें और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। स्वाइन फ्लू के लिए मेन H1N1 होता है, और बर्ड फ्लू के लिए जो मेन कारक होता है वो H5N1 होगा। तो H5 आया तो हमें बर्ड फ्लू। बर्ड क्यों? क्योंकि ये झुंड में चलता है 5 7 9 में। नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो वायरस के बारे में।
तो ये हाईली कंटेजियस होता है, ये भी पोल्यूटेड फूड एंड वाटर की वजह से इंटेक होता है, हमारे बॉडी में इंटर करता है और इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है, ब्रीथिंग इशू हो जाता है। अब इसका वैक्सीन जो तैयार किए थे जॉन साल्क तैयार किए थे। अब जॉन साल्क याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बात बताऊँ मैं, पोलियो जिनको हुआ रहता है तो उनका बॉडी थोड़ा सा पैरालिसिस हो जाता है, तो अपने बॉडी को, ठाकुर को आप देखे होंगे जो शोले मूवी का, बॉडी को साल से ढक के रखता था। तो साल से ढक के रख रहा है मतलब अपने बॉडी को एक्सपोज नहीं करना चाहता है। तो जॉन साल्क जो थे वो रिलेटेड थे किसी से, पोलियो वायरस से। आप ये नहीं भूलेंगे कभी, जॉन साल्क, साल्क जैसे आया साल, साल हम लोग ओढ़ते हैं, तो जॉन साल्क पोलियो वायरस से कनेक्टेड है। अब स्मॉल पॉक्स के बारे में बताते हैं, तो स्मॉल पॉक्स हमारे इंडिया से बहुत पहले इरेडिकेट हो गया है। अब स्मॉल पॉक्स कैसे नहीं इरेडिकेट होगा, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वैक्सीन ही बना था स्मॉल पॉक्स के लिए, एडवर्ड जेनर बनाए हुए थे। तो इतना पहले जब वैक्सीन ही बन गया तो इरेडिकेशन तो होना ही था। तो स्मॉल पॉक्स, बहुत बार होता है कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स हमें पता नहीं चलता कौन इरेडिकेट हो चुका है। तो स्मॉल पॉक्स का पहले वैक्सीन बना था और इसलिए 1977 में ही इरेडिकेट हो गया था। वर्ल्ड में 1980 में, इंडिया में 1977 में। और इसके लिए मेन जो वायरस है वेरियोला और वेरिसेला। वेरिसेला चिकन पॉक्स है, सी इधर भी है, सी इधर भी है। वेरिसेला वायरस इसमें होगा और वेरियोला स्मॉल पॉक्स में होगा, वो इसमें आता है स्मॉल में, और सी जो है चिकन पॉक्स में आता है। ये अभी भी इंडिया में है, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है। एक नोरो वायरस होता है यूएसए में, उसको स्टोमक फ्लू भी बोलते हैं। मम्स भी है, हमारा वायरस ही होता है। तो वायरस के जो और डिजीज़ हैं उसे एक बार हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट है कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। नेक्स्ट मीजल्स भी वायरस से होता है। मम्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, वेरिसेला, अब सिंगल्स भी होता है, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज, डेंगू, एडिस इजिप्टी, जाइका वायरस, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये भी एडिस इजिप्टी की वजह से, जापानी इंसेफेलिटिस, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से। क्यूलेक्स मॉस्किटो का अलग ग्रुप है, ये जापानीज इंसेफेलिटिस और एक और फाइलेरिया, दो चीज़ फैलाता है। हेपेटाइटिस ए भी देख लिए, हेपेटाइटिस बी देख लिए, सी डी ई होता है। इसका बी के बारे में जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाता है हेपेटाइटिस बी, इसका भी देख लिया हम लोग। एड्स को देख लिए, कोविड को देख लिए, ये मर्स एंड सार्स इसी का एक जो कोविड जिससे बना था उसी का है। इबोला भी देख लिए, हार्पिस और एचपीवी, ये सब देख चुके हम लोग। अब नेक्स्ट बात करेंगे बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया सिंपल होता है, कहने के लिए सिंपल होता है क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म है, इनका बायोमोलिकुल्स जो पैथ है वो हमें डिटरमाइंड होता है। पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंटली यहाँ पे है, इसको हम लोग एंटीबायोटिक्स देके इसको ब्लॉक कर देंगे, इसको मार देंगे। वायरस के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। तो आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं, बैक्टीरिया कैसा होता है। ये बैक्टीरिया है, सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर इनका डीएनए है, राइबोसोम है, ये सब है। इस तरह से सिंपल इनका है। और ये कुछ इनको ना फ्लो करने के लिए इनके अंदर एक फ्लेजला होता है, जो हैरी होता है उसको फ्लेजला कहते हैं। और ये जो आपका छोटा छोटा स्पारिकल्स टाइप का पाया जाता है उसको पिली बोला जाता है। अब इनका स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इनका कैसे कैसे होते हैं। तो ये जो स्फेरिकल होते हैं कोकी बोला जाता है, और जो वाइब्रियो कॉमा टाइप का उसको क्या बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको वाइब्रियो बोल सकते हैं। आप देख लीजिए एक बार, स्प्रीलिया आपको स्प्रीलिया की तरह है। बैसिलस जो होता है, ये आप कलछुल देखे हुए हैं या चम्मच देखते हैं, उस तरह से बैसिलस होता है। चम्मच से आप दही निकालते हैं, दही आप कैसे निकालते हैं, चम्मच से निकालते हैं। तो उनका जो लैक्टोबैसिलस पता है, बैसिलस कैसे होते हैं, चम्मच के आकार के होते हैं। तो टिटनस और क्लस्ट्रीडियम जो सबसे खतरनाक होता है फूड पॉइजनिंग में, यही। तो ये क्लस्ट्रीडियम और टिटनस में दोनों बैसिलस ही होता है। कोकी होता है एक, वाइब्रियो, वाइब्रियो में कोलरा आपका जो बैक्टीरिया होता है वाइब्रियो आकार का होता है। इतना देख लिया। जो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। अब मेन डिजीज़ जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होता है, टीबी होता है, डिप्थेरिया होता है, वोपिंग कफ होता है, डीपीटी का टीका आप जानते होंगे, डिप्थेरिया, परट्यूसिस और टेटनस होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। आपका टाइफाइड का होता है, टाइफाइड में सॉल्मोनेला जो टाइफी होता है, ये फूड पॉइजनिंग में भी होता है और टाइफाइड में भी होता है। और क्लस्ट्रीडियम ये फूड पॉइजनिंग के लिए। टेटनस ये टॉक्सॉइड जो हम लोग डाल रहे थे वैक्सीन, वो है। लेप्रोसी भी आपका यही होता है। जॉर्डन, अभी हाल में करंट अफेयर है कि लेप्रोसी फ्री वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री जॉर्डन को डिक्लेयर किया गया है, ये देख लीजिएगा आप। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, सिफिल्स एंड गनोरिया होते हैं, सिफिल्स एंड गनोरिया। अब स्किन के डिजीज़ जो होते हैं वो प्लेग होते हैं। इंथ्रैक्स के बारे में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है। इंथ्रैक्स जो है वो बैक्टीरियल है, बहुत बार एक्सचेंज कर देते हैं लोग। और फुट एंड माउथ वायरल है।
ठीक है। एंथ्रेक्स के वो जो उसके जो हेरी होते हैं एनिमल्स के, जो काम करते हैं फाइबर्स इंडस्ट्री में, उनको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ट्रैकोमा हमारा वो बैक्टीरियल डिजीज ही है। तो ये देख लिए। डीपीटी के बारे में मैं बता रहा था। डीपीटी में कौन कौन सा होता है? डिप्थीरिया होता है, पर्ट्यूसिस होता है और टेटनस होता है। 3 चीज़ें होता है। और एक टूथ डीके, एक जो एनसीईआरटी में दे रखा है पेप्टिक अल्सर के बारे में दे रखा है कि जो वारेन और मार्शल थे उन्होंने बहुत दिन तक पता चल रहा था कि स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में एसिड रिलीज होते हैं, और एसिड रिलीज होने की वजह से हमारे जो स्टोमक में है वो अल्सर हो जाता है। बट इसको इन्होंने ब्रेक किया था और हेलियोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था इन्होंने। यही कारक था हमारे पेप्टिक अल्सर की वजह, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। वारेन एंड मार्शल बोला जाता है। तो पेप्टिक अल्सर के लिए हेलियोबैक्टर बैक्टीरिया कारक है। एक एक्नी होता है, अभी एनसीईआरटी में दे रखा है, हम पिंपल्स टाइप का होता है, हमारे फेस पे आ जाता है, इसके लिए भी एक बैक्टीरियल कारगर होता है। टूथ डीके होता है, आपको पता है कि हमारे बैक्टीरिया जब माउथ में चले जाते हैं तो लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, वो इनेमल को मेल्ट करने लगता है। तो ये इतना था बैक्टीरियल डिजीज़। अब आगे देखते हैं एंटीबायोटिक्स कैसे काम करता है। एंटीबायोटिक्स काम क्या करेगा? मेनली ये जो इनका पैथ था, सेल वॉल जैसे फॉर्म कर रहे थे, मेम्ब्रेन बना रहे थे, वो ब्लॉक कर देता है। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, ये मेनली प्लांट में पाया जाता है। तो बैक्टीरियन सेल में जो है सेल वॉल मिलता है, ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं मिलता है। तो हम डायरेक्ट सेल वॉल को टारगेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा ड्रग्स बनाएंगे जो सेल वॉल को रिएक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय कर दे। जब सेल वॉल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बॉडी बस्ट कर जाएगा और ये किल्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे बैक्टीरिया। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? सेल वॉल को ही और टारगेट करते हैं। लेकिन और भी चीज़ हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल वॉल कभी टारगेट करता है, कभी उनका मेम्ब्रेन टारगेट करता है, कभी उनका जो जेनेटिक्स है, डीएनए आरएनए वो उसको टारगेट करता है, कभी प्रोटीन टारगेट करता है। तो एंटीबायोटिक्स इस तरह से काम करता है। क्या करता है? इट ब्लॉक्स बायोकेमिकल पैथवे और बैक्टीरिया, जैसे सेल वॉल, प्रोटीन, मेम्ब्रेन, और बैक्टीरिया बस्ट कर जाता है और डाई कर जाता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवरी हुआ था वो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक्चुअली फंजाई है, फंगस से बना हुआ था। एक इंसिडेंट है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो कुछ रिसर्च कर रहे थे। एक प्लेट में उन्होंने फंगस रखा था, एक प्लेट में बैक्टीरिया रखा था। तो यहाँ से कुछ फंगस उड़ के इस बैक्टीरिया वाले प्लेट में चले गए थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे उनका ग्रोथ रुक गया, और यहाँ से एक्सीडेंटली जो था पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ था। तो पेनिसिलिन क्या है? एक फंगस है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका डिस्कवरी किए थे। अब तरह तरह के एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। मैंने बताया कुछ तो आपके प्रोटीन को टारगेट करते हैं, कुछ सेल वॉल को टारगेट करते हैं, कुछ मेम्ब्रेन को टारगेट करते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि कौन सा एंटीबायोटिक्स है, कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए कुछ चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हमें याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो एक है क्लोरम फेनिकोल। क्लोरम फेनिकोल ये सबसे हाईली और सोफिस्टिकेटेड एंटीबायोटिक्स बोला जाता है, क्योंकि ये सब कुछ को टारगेट करता है। 1 ग्राम पॉजिटिव होते हैं और 1 ग्राम निगेटिव होते हैं, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो क्लोरम फेनिकोल है ये आपको हाईली सोफिस्टिकेटेड है। तो ये क्लोरम फेनिकोल हमेशा एग्जाम्पल में रहता है, तो ये तो आपको रहना ही है। टेट्रासाइक्लिन होता है, ये भी आपका हाईली सोफिस्टिकेटेड है। और ये सब एमोक्सिलिन, सल्फानोमाइड्स, तो ये आप क्या करेगा कि एक सफिक्स से आप देख सकते हैं, किसी में सिलिन है, साइक्लिन है, माइसिन है, फ्लोक्सिन है और थ्रोमाइसिन है। तो ये सब यदि रहे तो वो ब्रॉड जो हम एक बता देते हैं आपको रूल, तो वो हमेशा आपका वो रहेगा, एंटीबायोटिक्स रहेगा। ठीक है। सल्फा भी रहे तो सल्फा भी आपका एंटीबायोटिक्स ही रहेगा। तो हमें क्लोरम फेनिकोल जो है उसे याद कर लेना है। एमोक्सिलिन भी है, टेट्रासाइक्लाइन भी है, सल्फानोमाइड्स भी है। तो ये जितने सारे हैं एंटीबायोटिक्स हैं। क्वेश्चन आ जाता है इसमें कौन से एंटीबायोटिक्स नहीं है। अब इंडिया ने अभी ये करंट अफेयर भी मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ। इंडिया ने हाल में फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक्स बनाया, इसका नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन आप याद कर लीजिएगा, बीरक के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया जो डिपार्टमेंट है हमारा, और इसका जो कॉमर्शियल नेम है मिकनैफ नाम है। नेफिथ्रोमाइसिन और मिकनैफ, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, इंडिजिनस एंटीबायोटिक्स है। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन बनाए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाए थे पेनिसिलिन का।
तो एंटीबायोटिक्स का देख लिए। अब हम लोग जो मेन डिजीज़ हैं बैक्टीरिया की वजह से, उसके बारे में जो चर्चा में चल रहा है। तो सबसे पहले टीबी के बारे में चर्चा करेंगे। टीबी का टारगेट भी है 2025 तक ख़त्म करना, जबकि एसडीजी का टारगेट है 2030 तक, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 तक टारगेट ले रखा है। इसके लिए बहुत सारे मिशन चलाए जा रहे हैं। तो टीबी क्या होता है? टीबी जो माइकोबैक्टीरियम होता है उसकी वजह से होता है, रोड शेप्ड होता है। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया तो है, माइको मतलब होता है कि इनका ग्रोथ स्लो होता है। माइको फंजाई से रिलेटेड है, जैसे फंजाई में स्लो ग्रोथ होता है वैसे ही इस बैक्टीरिया में बहुत धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो माइकोबैक्टीरियम होता है, रोड शेप्ड होता है। तरह तरह के टीबी होते हैं। एक पल्मोनरी टीबी होता है जो लंग्स, जो सबसे ज़्यादा घातक है हमारे इंडिया में, लंग्स का मोस्ट कॉमन है। तो लंग्स का जो हमारा टीबी होता है सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयर ड्रॉपलेट्स के, जैसे कोविड हमारा हो रहा था स्नीज करने से या फिर खांसने से, तो उसकी वजह से हमारा टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट करता है। इसके लिए टेस्ट जो है मोनोटॉक्स टेस्ट बोलते हैं, मोनोटॉक्स टेस्ट। और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग चेस्ट का एक्सरे करें तो जो कफ जमा होता है चेस्ट के पास उसको भी स्कैनिंग करके हम लोग पता कर सकते हैं कि टीबी है या नहीं है। वैक्सीन है इसका, यस वैक्सीन है। बीसीजी का, बैसिलस कैलमिट गुइरिन जिसको बोलते हैं, वो बीसीजी का टीका दिया जाता है जन्म के टाइम पे। और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट है इंडिया में, वर्ल्ड में। तो वैक्सीन कौन सा है? बीसीजी, बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन, बीसीजी। और इसका मोनटॉक्स टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे है, पल्मोनरी टीबी। ये मुख्य बातें हैं, याद कर लीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिशन चलाए जा रहे हैं। तो इसमें मिशन कौन कौन सा है? 27% टीबी इंडिया में है। निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें 500 जो निक्षय अभियान के तहत 500 निक्षय पोषण अभियान के तहत दिया जाता है जो टीबी के पेशेंट है। और एक डॉट्स काम करता है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेंट ट्रीटमेंट जो होता है। ये डॉट्स किससे रिलेटेड है? हमारे टीबी से रिलेटेड है। अब एक एमडीआर होता है, एक्सडीआर होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है। क्या होता है? मैं एक सिंपल में बता दूँ कि हम जो अभी कुछ भी फूड कंज्यूम करते हैं ना, वो चाहे चिकन हो या फिर एग्स हो, इसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिया जाता है इन चीज़ों को। एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है कि चिकन में हो गया तो इनके अंदर कोई बैक्टीरिया फैलता नहीं है, और बैक्टीरिया नहीं फैलने की वजह से इनका लाइफ बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि इनका ग्रो फास्ट हो जाता है एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो इतने एंटीबायोटिक्स इसमें रहते हैं कि उसे यदि हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं। डॉक्टर बोलता है कि एंटीबायोटिक्स तभी कंज्यूम करना चाहिए जब आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम लोग एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा ना कि जब हमें बीमारी सच में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं ऑलरेडी वो एंटीबायोटिक्स के वो हो चुके हैं, एडप्ट हो चुके हैं। अब ये जो है एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। तो इसके लिए होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इस तरह से टीबी को दिया जाता है। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हार्ड, जो मैंने क्लोरामफेनिकोल बोला, उस तरह से मेडिसिन दिए जाते हैं। एक होता है एक्सडीआर, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी हैं वो टीबी से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया हम लोग को कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होता है। इसमें सल्मोनेला और क्लस्ट्रीडियम दो बैक्टीरिया कारक होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सेवर डिहाइड्रेशन, लूज मोशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको सेवर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इसी वजह से ओआरएस लेना पड़ता है। ओआरएस आप जैसे लेते हैं तो आपके बॉडी में एक सॉल्ट बनता है, प्लस में शुगर बनता है ग्लूकोज के रूप में, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। और सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट जैसे बॉडी में जाएगा तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, तो वाटर का जो फ्लूइडिटी है वो मिल जाता है, डिहाइड्रेशन खत्म हो जाता है, और इस तरह से हम लोग अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो डायरिया इतना खतरनाक बीमारी है कि यदि आपको ओआरएस न दिया जाए, यदि डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो हर व्यक्ति को ओआरएस अपने घर में रखना चाहिए। तो डायरिया के बारे में हम लोग बात किए, और इसमें जो मेन बैक्टीरिया है सल्मोनेला है और क्लस्ट्रीडियम है। फूड पॉइजनिंग में भी यही बैक्टीरिया होता है। अब हम लोग बैक्टीरियल देख लिए, वायरस देख लिए, अब हम लोग बात करेंगे फंगल डिजीज़ के बारे में। फंगस की बात करें तो आप चना कभी देखे होंगे, चना बहुत दिन तक रख देते हैं हम लोग, जो चना को स्प्राउट्स बनाने के लिए रखते हैं तो चने पे, तो उस सरफेस में जो ब्लैक आता है उसको मोल्ड कहा जाता है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा मशरूम है या फिर कोई लेदर का चीज़ रखा हुआ है, अचार होता है हम लोग का, अचार के ऊपर क्या होता है कि वाइट जो बन जाता है उससे फंगस ही बोलते हैं।
ये फंगस के जो इनके मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन जो जिस चीज़ से कवर्ड होते हैं उसको चीटिन बोला जाता है। सेल वॉल नहीं होता है, चीटिन होता है। क्या बोलते हैं इसको? चीटिन बोलते हैं। फंगस के बारे में बात करें तो इसके दो जो सब टाइप होते हैं, इसके जो टाइप होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। एक एस्परजिलस होता है। फंगस हम फंगस को इंटेक भी करते हैं, जैसे मशरूम के रूप में फंगस खाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसमें दो जो टाइप होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। एक एस्परजिलस होता है, एक माइकोरमिकोसिस होता है। माइकोरमिकोसिस और एस्परजिलस। एस्परजिलस में ही एक वो आपका अफ्लाटॉक्सिन होता है। मैं बताता हूँ आपको, अफ्लाटॉक्सिन जो होता है बनता है वो एस्परजिलस के जो आपके फंजाई होते हैं वो बनाते हैं। अफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस के फंजाई बनाते हैं। ये अफ्लाटॉक्सिन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि लीवर को तुरंत डैमेज करना शुरू कर देता है। एक और होता है एमिनीटा। एमिनीटा करके मशरूम होता है। एमिनीटा सारे मशरूम, पता है मशरूम देख के सारे मशरूम हम लोग वो कुक नहीं कर सकते। एक एमिनीटा करके मशरूम होता है वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज रिलीज करता है, हमारे लिए फेटल है। माइकोसिस में देखें तो ब्लैक फंगस मैंने बताया था, चने में जैसे ब्लैक ब्लैक बन जाता है, वो ब्लैक फंगस से आप जान सकते हैं। और अदर डिजीज़ जो हमारे फंगस से होते हैं, एक एथलीट फुट होता है, बाल्डनेस हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम, रिंग वॉर्म के बारे में जानते होंगे, दिनौ जिसको बोला जाता है, स्किन का प्रॉब्लम होता है। एर्गोटिज्म होता है, ग्रेन का मैंने बताया, ग्रेन में जो मोल्ड बन जाते हैं एर्गोटिज्म बोला जाता है। तो काफ़ी कम है फंगस से रिलेटेड। तो फंगस के बाद हम लोग आएंगे प्रोटोजोआ के ऊपर। प्रोटोजोआ में मैंने बताया था कि 3-4 चीज़ होते हैं, एक तो फंजाई होता है, एक बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ का पैथोजन का अलग किंगडम ही है। और प्रोटोजोआ में मेन बात करें तो सबसे खतरनाक और सबसे ड्रीडेड है आपका मलेरिया। मलेरिया से सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। मलेरिया किस चीज़ से, कौन सा वेक्टर क्या है इसका? एनाफिलीज मॉस्किटो है। और ये इसी की बात कर रहे थे, 45 डिग्री पे ये आपको बाइट करता है। ये इस तरह से बैठेगा और इस तरह से इसका पीछे का पोर्शन इधर रहेगा, इधर आपको काटेगा और उड़ जाएगा। ये 45 डिग्री होता है, जबकि नॉर्मल जो वो मॉस्किटोज होते हैं पैरेलल बैठते हैं। तो इसमें जो वेक्टर था एनाफिलीज मॉस्किटो था। एनाफिलीज मॉस्किटो को देख सकते हैं। और इसमें जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। इसमें प्लाज्मोडियम के बहुत सारे टाइप होते हैं। इसमें फैल्सीपेरम जो होता है, फैल्सीपेरम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। पी वीवैक्स होता है, इस तरह से और भी पी वाइब्रियो होता है। तो बहुत सारे इसमें आपके प्लाज्मोडियम के टाइप मिलेंगे, लेकिन जो फैल्सीपेरम है ये लाइफ थ्रेटनिंग है। फैल्सीपेरम याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम में फैल्सीपेरम जो है लाइफ थ्रेटनिंग है। ये ब्लड स्ट्रीम से जाता है, लीवर में मैच्योर होता है। ये जो प्लाज्मोडियम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपका पैरासाइट है, ये ब्लड वेसल से काटेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद ये लीवर में चला जाता है और लीवर में कुछ दिन तक स्टे करेगा। जब तक ये स्ट्रांग ना हो जाए लीवर में स्टे करेगा। स्टे करने के बाद जब ये स्ट्रांग हो जाएगा तब ये डायरेक्ट जाता है आरबीसी को अटैक करता है। किसको करता है? आरबीसी को अटैक करेगा। आरबीसी को अटैक करेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हम वीकनेस और फैटिक दोनों हम लोग फील करने लगेंगे। लीवर को भी नुकसान पहुंचाता है, स्प्लीन को भी नुकसान पहुंचाता है ये। ठीक है, तो ये जो मलेरिया है आपका आरबीसी को मेनली अटैक करता है, स्प्लीन, लीवर सबको नुकसान पहुंचाता है। ब्लड वेसल स्वेल कर जाता है, फेलर ऑफ ऑर्गन्स हो जाता है और एनीमिया भी आ जाएगा इसकी वजह से, जो हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट था उसकी वजह से मलेरिया का। अब ये कैसे होता है? ये मलेरिया जो ऑलरेडी आपके ब्लड में जा चुका है तो ब्लड एक्सचेंज करेंगे तो उससे हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे उससे हो सकता है, या शेयर्ड नीडल्स हम लोग यूज करेंगे उसके वजह से मलेरिया फैल सकता है। मलेरिया का जो पैरासाइट था फर्स्ट टाइम पे रोनाल्ड रोस ने डिस्कवरी किया था। रोनाल्ड रोस, आप याद करिएगा, मलेरिया का जो पैरासाइट डिस्कवरी रोनाल्ड रोस किए थे। वैक्सीन इसका मलेरिया का अवेलेबल है। यस, अभी कुछ WHO ने जिसको अप्रूव किया है, मॉस्क्यूरिक्स, जो अफ्रीकन के कुछ कंट्रीज में यूज हो रहे हैं। और इंडिया का जो अपना वैक्सीन है एडफाल्सी अभी ट्रायल स्टेज पे है। एडफाल्सी याद करिएगा। अब इसके उपचार के भी कुछ नियम है, जैसे क्यूनिन होता है, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री से मिलता है क्यूनिन करके, इससे भी हम लोग इनको रेपेलेंट के रूप में काम करता है। ये क्यूनिन आप याद रखिएगा, सिनकोना ट्री से मिलता है। और कुछ गैम्बूसिया फिश होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके जो मॉस्किटो के लार्वा हैं उसे खा जाता है, डक भी इनके लार्वा को खा जाता है। तो इस तरह से हम लोग निजात पा सकते हैं मलेरिया का जो वेक्टर है, कौन सा? एनाफिलीज मॉस्किटो।
नेक्स्ट बात करेंगे कालाजार के बारे में। कालाजार या ब्लैक फीवर है 1970, 1980, 1999 इस टाइम पे बहुत कोहराम मचा रखा था। जिस तरह से कोविड मचा रखा, कालाजार भी उसी तरह से था। इसका मेन कारण क्या था? लेशमीनिया। लेशमीनिया जो आपका प्रोटोजोआ है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये लेशमीनिया आपका सैंड फ्लाई जो होता है उसके वजह से ट्रांसमिट होता है। कालाजार, ब्लैक फीवर, लेशमीनिया और सैंड फ्लाई। तो आपको सैंड फ्लाई से याद करना है इसका वेक्टर। तो आप पता है कि आप बीच पे जाते हैं, बीच पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत तेज़ सनरे होता है, तो वहाँ पे काला पड़ जाएंगे आप, काला हो जाएंगे, आपका फेस काला डल हो जाएगा। तो जो सैंड फ्लाई होते हैं ब्लैक फीवर लाते हैं, सैंड फ्लाई आपका ब्लैक फीवर लाएगा। इसका मेन जो पैरासाइट है लेशमीनिया बोला जाता है, ब्लड से ट्रांसमिट होता है। और दूसरा होता है एक स्लीपिंग सिकनेस होता है, ट्राइप्सोमा के द्वारा होता है। ये जो स्लीपिंग सिकनेस है इस सीसी करके, स्लीपिंग सीसी स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई की वजह से होता है, और कालाजार सैंड फ्लाई की वजह से। इसे एक्सचेंज मत करिए एग्जाम हॉल में। और इसका जो पैरासाइट है ट्राइप्सोमा होता है। क्या होता है? ट्राइप्सोमा लेशमीनिया इसका होता है। तो बस इतना ही जानना था। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वर्म के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वर्म है। ये इतना बड़ा ही होता है, 4 सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। ये हमारे हाथ में जाके बढ़ने लगता है। तो जो फाइलेरिया जो होता है वो वर्म कौन सा होता है? वो चेरिया वर्म होता है। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के वेक्टर है इसका, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये फाइलेरिया के में आप देखे होंगे, इसको हाथी की तरह जो बोला जाता है इंसेफेलिटियासिस, वो उसकी तरह पूरा पैर जो है वो मोटा हो जाएगा। आप किसी न किसी को तो देखे होंगे। इसकी वजह से जो जो जेनिटल पार्ट्स हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए मेन कारक कौन सा है? वो चेरिया वर्म है। नेक्स्ट बात करेंगे स्कैरियसिस। स्कैरियसिस अब बचपन में या फिर बच्चों को बोलते हुए देखे होंगे, पेट में जोक हो गया, पेट में जोक हो गया है। तो पेट में जोक जो होता है ना, वो जोक की तरह ही होता है, लेकिन जोक नहीं होता है, वो स्कैरियसिस करके स्कैरिस वर्म होता है, स्कैरिस वर्म होता है। और इसी वर्म की वजह से वो क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में ये एग्स जाता है। एग्स क्या है? वो एग्स की वजह से ये बन जाता है स्कैरिसिस। और जो जो हम लोग फूड खाते हैं ये सारा कंज्यूम करना शुरू कर देता है। कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर, वेजिटेबल्स, वो जो बच्चे हैं उसमें पेट में उनके जोक ज़्यादा हो जाते हैं, रोने लगते हैं वो लोग पेट दर्द से। तो सॉइल, वाटर, वेजिटेबल्स में ये उनके एग्स मिलते हैं, और एग्स हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं। एग्स से वो स्कैरिसिस बन जाता है हमारे बॉडी में। इसका जो एग्स को होता है, एग्स क्या होता है? लुब्रिकोइडस, लुब्रिकोइडस, इसको याद करिएगा। तो हम लोग देख रहे थे कि वर्म की वजह से मेनली दो हमें डिजीज हो रहा था, एक फाइलेरिया था और एक स्कैरियसिस था। तो स्कैरियसिस में हमें ये हो रहा था कि लुब्रिकोइडस एग्स को जो हम लोग इनगल्फ कर जा रहे थे, अंदर खा जा रहे थे, उसके वजह से हो रहा था। और फाइलेरिया में वुचेरिया और फाइलेरिया जो EREA देख सकते हैं, RIA, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फाइलेरिया का मेन कारण कौन सा है? वर्म, वुचेरिया। और स्कियारेसिस का कौन सा है? लुब्रिकोइडस एग्स हैं। और ये कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर से मिलते हैं, जबकि ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है, इसका वेक्टर होता है। तो हम लोग कर लिए, फर्स्ट हम लोग वायरस कर लिए, बैक्टीरिया कर लिए, फंजाई कर लिए, और प्रोटोजोआ कर लिए, और वर्म कर लिए। तो ये हमारा किंगडम सारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों से जो हम लोग पढ़े ना, इसके वजह से डिजीज नहीं होता, उसका कारण कुछ और है। तो उसमें सबसे पहला कारण होता है कैंसर। तो कैंसर क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कैंसर का हिंदी होता है कर्क रोग। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सेल हमारे बॉडी में कैसे बनते हैं? सेल बनने का एक नियम होता है, एक कानून होता है। उनको सेल बनाने के लिए हमारा जो DNA है, DNA राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इस तरह से प्रोटीन बनाइए, और उसी तरह से वो सेल का न्यूक्लियस बनता है और उसका DNA बनता है धीरे धीरे। और वो उसके बाद अपना जो उनका काम ख़त्म हो जाता है तो डेथ कर जाता है, एपोप्टोसिस बोलते हैं, एपोप्टोसिस, सेल डेथ को। तो उसके बाद उनका एपोप्टोसिस हो जाता है इसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। बट कैंसरस सेल क्या होते हैं, ये जो रेगुलेशन है ना, इसी को ब्रेक कर देता है, बाईपास कर देता है। वो रेगुलेटेड होते ही नहीं है। अब क्या होगा, ये जब रेगुलेशन उनका लॉस्ट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे कि अनकंट्रोल ग्रोथ करेंगे, वो ढेर सारा सेल बनाते जाएंगे। और जो मरना जो होता है ना सेल का, एपोप्टोसिस को भी अवॉइड करेंगे वो लोग। तो इसको अवॉइड करने के बाद क्या होगा कि बहुत सारे सेल बनते जाएंगे, बहुत सारे सेल बनेंगे, और बहुत
सारे सेल बन के एक ट्यूमर बना लेंगे। जब ढेर सारा कैंसरस सेल बन जाता है तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। और ये ट्यूमर क्या करेगा, ट्यूमर्स में ये होता है कि एक ट्यूमर्स तो रहेगा कि कहीं बन गया तो ये यहीं पे रहेगा, डिटेक्ट करना आसान होगा। और एक ट्यूमर्स होता है कि स्प्रेड करना शुरू कर देता है। तो एक बेनिन जो आपका ट्यूमर्स होता है वो कन्फाइंड रहता है, वही मेलाइनेंट जो आपका ट्यूमर्स रहता है वो स्प्रेड करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ट्यूमर्स स्प्रेड करेगा अब दूसरे ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देता है, और दूसरे ऑर्गन भी डैमेज होकर क्या बन जाते हैं, वो भी कैंसरस सेल बन जाते हैं। इस तरह से कैंसर बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, अब ये जो कैंसरस सेल हैं स्प्रेड करेंगे, डैमेज करेंगे नॉर्मल सेल को, और नॉर्मल सेल क्या करेंगे, वो खुद भी बन जाएंगे कैंसरस सेल। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। इसको मेटास्टेसिस बोला जाता है। अभी जो प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस में कैंसरस ट्यूमर्स जो घूम रहे थे, घूमने के बाद जो नॉर्मल ऑर्गन्स थे, नॉर्मल सेल थे, उसको किल कर दे रहे थे। उनका खाना ये खुद ही खा जा रहे थे। इसकी वजह से ये जो सेल थे मर जा रहे थे, और मरने के बाद ये भी कन्वर्ट हो जा रहे थे कैंसरस सेल में। जो आप जॉम्बी देखे होंगे, जॉम्बी के बारे में, तो ये भी कन्वर्ट हो जा रहे थे। अब ये जो सब सारा मिलने की जो प्रोसेस है, दोबारा इनका कैंसरस सेल बन जाना, इनको बोलते हैं मेटास्टेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस वाला जो प्रॉब्लम है सेल का, बहुत कैंसर का बहुत खतरनाक स्टेज बोला जाता है इसको। अब इसके काउजेज के बारे में देखेंगे कि काउजेज क्या होता है। हमने देखा कि नॉर्मल सेल कैसे रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो ग्रो कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, नियोप्लास्टिक सेल बन रहे थे। नियोप्लास्टिक सेल वो सेल होते हैं जो रेगुलेशन को बाईपास कर देते हैं। ये ग्रो करेंगे, आप एपोप्टोसिस भी नहीं होगा, इनका डेथ भी नहीं होगा, वो ट्यूमर बनाते जाएंगे। अब ये कैसे होता है, इसका कारण फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। अब ये जो एजेंट्स होते हैं इसको कैंसर का एजेंट्स बोला जाता है। इसको कंबाइन करके कार्सिनोजेन बोला जाता है। कार्सिनोजेन की वजह से हमें कैंसर होता है। इसमें रेज में कौन कौन से आ जाएंगे, एक्सरे हो जाएंगे, एक आयोनाइजिंग हो जाता है रे, और एक नॉन आयोनाइजिंग रेज, दोनों की वजह से हमें कैंसर होता है। तो एक्सरे हो जाएगा, गामा रेज हो जाएगा, यूवी रेज हो जाएगा। और कुछ केमिकल कार्सिनोजेन होते हैं, जैसे टोबैको होते हैं, टोबैको की स्मोक होते हैं, स्मोक में भी आपका कार्सिनोजेन होता है। टोबैको स्मोक से आप दूर रहा करिए। कुछ वायरस हैं जो कैंसरस, जैसे हमने देखा HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो उनको वायरस बोला जाता है। अब इनका जो डिटेक्शन है वो कैसे किया जाता है, डिटेक्शन के लिए कोई भी कैंसरस सेल के लिए बायोप्सी किया जाता है। बायोप्सी एक हिस्टोपैथोलॉजी होता है, यहाँ पे जाके स्टडी करते हैं सेल के बारे में। अब ये भी होता है कि एक्सरे से पता चल जाए, CT स्कैन से पता चल जाए, MRI से पता चले। तो ये सारे मेथड से कैंसर का जो है डिटेक्शन किया जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में या तो आप ये कर सकते हैं कि सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में क्या करेंगे कि जो आपका ट्यूमर्स था वो रिमूव करिए। रिमूवल के लिए बहुत हार्ड प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। एक होता है रेडिएशन थेरेपी, एक होता है इम्यूनोथेरेपी, और एक होता है कीमोथेरेपी। तो ये सब थेरेपी दिए जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि हम रेडिएशन का कुछ फ्रीक्वेंसी इस तरह से फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे कि वो जो है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर दे बिना नुकसान किए हमारे सेल को या हमारे टिश्यूज़ को। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इम्यूनोथेरेपी होता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो जो ट्यूमर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। या फिर कीमोथेरेपी होता है कुछ केमिकल्स जो ड्रग्स के रूप में हम लोग देते हैं, वो ड्रग्स जाकर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये था ड्रग्स का जो कीमोथेरेपी होता है। आप देखे होंगे कि कीमोथेरेपी के बाद जो हेयर लॉस हो जाता है इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनका पूरा का पूरा हेयर ही ख़त्म हो जाता है। तो ड्रग का वो साइड इफ़ेक्ट होता है, हेयर लॉस, एनीमिया, ये सब। अब मैंने बोला था कि कोई भी सेल यदि इन्फेक्ट होता है तो एक सिग्नल भेजता है, और सिग्नल को क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन बोलते हैं। कैंसर में क्या बोलते हैं, अल्फा इंटरफेरोन बोलते हैं। ये इंड्यूस किया जाता है। क्या होता है कि बहुत बार कैंसरस सेल जो होते हैं इन्वेड करना शुरू कर देते हैं, ये इन्वेड करने लगते हैं डिटेक्शन से। अब डिटेक्शन से इन्वेड करेंगे तो हम लोग डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे, तो इसी को डिटेक्शन को बढ़ाने के लिए इंड्यूस्ड इंटरफेरोन्स का यूज किया जाता है, जिसे अल्फा इंटरफेरोन बोला जाता है। अब इंडिया में एवरी ईयर 14 लाख केसेज मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर का मिलता है, और ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया का मतलब होता है WBC, और ये WBC को इन्फेक्ट करने लगता है। और WBC कहाँ से बनता है, बोन मैरो से। तो बोन मैरो क्या कहता है, इमेच्योर WBC। मेन तो यही था ना कि सेल को बनाना, अब इमेच्योर WBC को बनाना शुरू कर देता है। रेडियोथेरेपी से हम लोग जो ब्लड कैंसर है, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, गामा रेज इमिट करता है।
तो रेडियोथेरेपी से इसे डिस्ट्रॉय करते हैं। एक आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं हम लोग इसको लोकेट करने के लिए, जो ट्यूमर्स है ट्यूमर्स को लोकेट करने के लिए आर्सेनिक 74 का यूज कर सकते हैं हम लोग। अब इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे जेनेटिक ईरर के बारे में। तो कुछ ईरर्स जो जेनेटिक जो हम लोग को जन्मों जन्मांतर आता रहता है, ख़ानदानी होता है, वो उनका ही प्रॉब्लम था, अब उनके प्रॉब्लम से हमारे में आया। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा जब डीएनए कॉपी हो रहा था उसमें म्यूटेशन के टाइम पे ईरर हो गया, डीएनए म्यूटेट कर गया या कुछ ईरर्स आ गए। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से हमारे में कुछ ईरर्स आ गए, हमें जेनेटिक चेंजेज आए। तो इसमें से सबसे पहले जो हम लोग जेनेटिक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे तो हेमोफीलिया होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में इश्यूज आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में इश्यूज आते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग का जो जीन होता है वो कौन मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्स जीन होता है। तो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम का बीमारी है। अब यही हेमोफीलिया जो है क्वीन विक्टोरिया को हुआ था, क्वीन विक्टोरिया को हुआ था, तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है हेमोफीलिया को। तो जब एक्स क्रोमोसोम है तो एक्स क्रोमोसोम में क्या होगा कि ये सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करेगा, मेल को करेगा। वो मेल को अफेक्ट क्यों करता है, मेल में एक्स ही क्रोमोसोम होता है, एक्स एक होता है, एक वाई होता है, ठीक है। और फीमेल में दो डबल एक्स होता है। तो एक एक्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे एक्स से वो कॉम्पनसेट हो जाता है। लेकिन यदि मेल में यही अफेक्टेड हो जाए तो वाई से कैसे कम्पनसेट करेंगे, इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन था। लेकिन वीमेन के पास दो होता है, तो वीमेन जो होती हैं कैरियर बन जाती हैं और मेल जो है सफरर बन जाता है। तो ये हेमोफीलिया था। नेक्स्ट बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम होने लगता है और थैलेसीमिया कारण बन जाता है एनीमिया का। बस एनीमिया का ही कारक है थैलेसीमिया। इसमें आरबीसी जब प्रोडक्शन बोन मेरो है वो कम करता है, तो ये बोन मेरो हम लोग ट्रांसप्लांट करा के थैलेसीमिया को दूर कर सकते हैं। तीसरा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आपका आरबीजी कलर होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। ये भी एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है। तो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है तो क्या करेगा, कैरियर बन जाएगी वीमेन और सफरर बन जाएगा मेल। और जो 50-50 दोनों होता है इसका कंसेप्ट, तो 50-50 दोनों आ जाएगा फीमेल में, तो फिर क्या होंगी, वो भी सफरर बन जाएंगी। अब क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ हमारा इशूज़ चलता है जो डीएनए म्यूटेशन या एक्सपोजर की वजह से होता है। तो पहला तो सबसे पहले क्लीन फिल्टर के बारे में बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं। एक आपका डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है। तो तीनों में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में एक्सचेंज करने लगते हैं। तो इसको दूर करने के लिए मैं बताता हूँ। क्लीन फिल्टर जैसे ही आया, क्लीन फिल्टर मतलब जो बॉयज़ हैं अपने आप को क्लीन शेविंग करके फिल्टरिंग का काम करते हैं, तो वो वही लोग करते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा आपका क्रोमोसोम होता है जो वीमेन कैरेक्टरिस्टिक को जन्म देता है। वीमेन कैरेक्टरिस्टिक रहेगा तो वो क्लीन फिल्टर वाला रहेगा। वो एक्स का क्रोमोसोम जो 47 हो जाता है उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, XXY हो जाएगा, तो वो क्लीन फिल्टर हो जाएगा। वही ट्राइपसोमी 21 के बारे में बात करें तो डाउन सिंड्रोम होता है। बस यही याद करना है, ट्राइपसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि अभी तक देख रहे थे कि फीमेल जो है वो कैरियर बनती हैं और मेल जो है सफरर बनती हैं, लेकिन टर्नर में पूरा कहानी ही टर्न हो जाता है। जेनेटिक में जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग देखें हैं कि जेनेटिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फीमेल कैरियर होती हैं और मेल जो है वो सफरर होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसमें फीमेल ही ज़्यादा सफरर होती हैं। टर्नर सिंड्रोम में उनका जो एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग रहता है, तो 45 रहेगा टोटल क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम एक मिसिंग रहेगा, तो इसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो मैंने बताया ये बस याद करने के लिए बताया है और कोई बात नहीं। क्लीन फिल्टर के बारे में बताया। क्लीन फिल्टर मतलब एकदम से क्लीन शेवन क्लीन है, तो उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, XXY है। और ट्राइपसोमी 21 है तो डाउन सिंड्रोम है, और टर्नर सिंड्रोम है तो मतलब पूरी कहानी टर्न हो गई। तो फीमेल सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होती हैं, उनके अंदर एक्स जो क्रोमोसोम है एक मिसिंग रहता है। तो ये था आपका क्रोमोसोम से रिलेटेड। अदर बात करेंगे, अदर्स जो बीमारी हैं जैसे मिनीमाटा होता है, ईसाई होता है। तो मिनीमाटा से आप याद रखिए कि एक जो मर्क्यूरी है एक कार्सिनोजेन होता है, ये हाईली कार्सिनोजेन होता है। मर्क्यूरी से हम लोग इसके आसपास रहेंगे या मर्क्यूरी को इंटेक कर लेते हैं तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, कैंसर भी होता है और एक मिनीमाटा डिजीज़ होता है मर्क्यूरी की वजह से। अब ये जो मर्क्यूरी है ये यूज हो जाता है हमारे कॉस्मेटिक आइटम्स में, जो फेशियल क्रीम होते हैं उसमें मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा यूज किया जाता है। और इन्वायरमेंट में मर्क्यूरी रहते हैं, उससे हम लोग एक्सपोजर हो जाए तब भी हमें मिनीमाटा डिजीज़ हो सकता है। तो मिनीमाटा एक कन्वेंशन भी साइन हुआ है 2013 में, इंडिया ने उसे 2018 में रेटिफाई किया था। अब इंडिया ने कुछ कंडीशन के साथ किया है कि हम धीरे धीरे मर्क्यूरी का यूज़ को डिक्रीज करेंगे, एकाएक तो नहीं कर सकते। तो ये मिनीमाटा था। अब दूसरा है ईसाई डिजीज़, तो एक कैडमियम की वजह से होता है। तो ईसाई और मिनीमाटा बहुत लोग एक्सचेंज करते हैं। तो मैं ये बताता हूँ, ईसाई जो है ना, ये हम लोग माई माई बोलते हैं ना, किसी चीज़ से या आपकी दुख हो दर्द हो तो माई माई बोला जाता है। तो जापान में भी जब उनको पेन होता है ना तो माई माई नहीं बोलते, ईसाई बोलते हैं। और लिटरल मीनिंग ईसाई का है पेन। पेन से जब कोई कराता है तो ईसाई जो उनका वर्ड निकलता है उसी वजह से बना है। अब कैडमियम क्या है, एक छड़ माना जाता है। हम लोग इसका उपयोग, हम रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो कैडमियम को हम लोग यूज करते हैं छड़ के रूप में या डंडा के रूप में। तो डंडे से किसी को मारेंगे तो ईसाई करके आवाज़ निकालेगा। तो कैडमियम से, मर्क्यूरी से नहीं, कैडमियम छड़ का रूप में उपयोग करते हैं, डंडा के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसकी वजह से ये बोन्स और किडनी दोनों इम्पैक्ट होते हैं। इतना आप याद कर लेंगे, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू का मतलब है कि ब्लू चेहरा हो जा रहा है। तो ब्लू क्यों हो जा रहा है, तो पक्का है कि ऑक्सीजन डिलीवर्ड नहीं हो रहा होगा। तो ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होता है, आप बहुत देर तक पानी में जो डूबा रहता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उनका जो चेहरा फेस है वो ब्लू हो जाता है। तो ये होता है कि नाइट्रेट जो है हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है और मेथनोग्लोबिन बना देता है। नाइट्रेट जो है हीमोग्लोबिन को इसके साथ रिएक्ट करके मेथनोग्लोबिन बना देगा, और मेथनोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता या बहुत कम करता है। इसकी वजह से कलर जो है ब्लू हो जाता है। तो ये आपके ब्लू बेबी का कारण या तो नाइट्रेट हो सकता है या मेथनोग्लोबिन हो सकता है। एक होता है अल्जाइमर्स में भूलने वाली बीमारी जिसको बोलते हैं, डिमेंशिया हो जाता है। और ये मुख्यतः जो है वो एल्डरली पर्सन में होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब नॉर्मल प्रोटीन जो है हमारे ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, और प्रोटीन डिपॉजिट होने की वजह से अल्जाइमर। तो जो डिमेंशिया तो नॉर्मल है आपको भूलने की बीमारी, लेकिन इसी को ये कंपाउंडेड हो जाता है या बढ़ जाता है तो उसको अल्जाइमर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इतना हो गया। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री में आपको एक प्लांट्स के बारे में भी बता देता हूँ। ये तो हम लोग ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बात कर लिए। तो हम लोग ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बात किए कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रहा था, कुछ पैथोजन की वजह से हो रहा था, कुछ जेनेटिक की वजह से हो रहा है। प्लांट्स में आपका सिंपल है कि या तो ये आपका न्यूट्रिएंट्स की वजह से होगा, कुछ पैथोजन की वजह से होगा। तो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में कितने ज़रूरत है, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 17 हैं। आपका 6, 8 और 3 होता है। 8, 6, 14 और 3, 17। तो 6 कौन कौन सा प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इसेंशियल जो होते हैं 17 न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल में आपका सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है वो NPK, तो हम लोग फर्टिलाइज़र ही देते हैं। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, तो ये हो गया अच्छा। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये 8 होते हैं, और अदर इसेंशियल में CHO जो इन्वायरमेंट से मिल जाता है हमें, तो ये 3 होते हैं। और नॉन इसेंशियल का इसलिए मैंने बना दिया है क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन से इसेंशियल हैं, तो इनको ऑप्शन में डाल देगा। एक को आपका सोडियम को डाल देगा, सिलिकॉन को डाल देगा, कोबाल्ट को डाल देगा, और इसी वजह से हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने नॉन इसेंशियल में से ऐड कर दिया है कि जहाँ भी आप इसे देखें तो आप इरेडिकेट कर दें। तो सोडियम नहीं होता है, सिलिकॉन नहीं होता है, कोबाल्ट नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा ऑप्शन में इसी को डाला जाता है। सोडियम तो लोग सोचते हैं कि होगा ही होगा, नहीं होता सोडियम। प्लांट्स के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में सोडियम का कोई रोल नहीं है। तो मैक्रो देख लिए, माइक्रो देख लिए, अदर इसेंशियल देख लिए। 6 होता है, 8 होता है। अब इसके वजह से प्लांट्स में क्या क्या डिजीज़ होते हैं आपको पता है। जिंक के पहले बात कर ले तो जिंक की वजह से पैडी में एक खैरा करके डिजीज होता है, पैडी में खैरा। अब पोटेशियम के बारे में बात कर ले तो पोटेशियम की वजह से आपको जो सेल वॉल है, सेल में जो स्टोमाटा होता है उसका ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट करता है पोटेशियम। तो पोटेशियम यदि नहीं रहेगा तो स्टोमेटल जो फंक्शन है वो प्रभावित होगा। अब वो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और सल्फ़र मिलके प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों ज़रूरी है। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हमारे बॉडी में क्या बनाता है, बोन बनाता है। सेल में भी सेल स्ट्रक्चर या सेल वॉल बनाता है, तो स्ट्रक्चर देने का काम कैल्शियम का है। और मैग्नीशियम का काम क्लोरोफिल में, ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो ये बता दिया, ये सब कम होगा तो ये सब फंक्शन जो है डिसरप्ट होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वैसा ही है, क्लोरियोसिस होता है। अब मैंने जिंक का बताया, मैग्नीज का वैसा ही होता है। अब एक यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिए कि मैग्नीशियम जो है मैक्रो है और मैग्नीज जो है माइक्रो है। कंफ्यूज मत होइएगा इससे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
अब इसमें इतने सारे हैं, इसमें इतने सारे याद नहीं करने। मैंने पहले ही बता दिया कि फास्फोरस क्या है, एडिनोफॉस्फेट पढ़े हैं, एडिनोफॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट होता है। तो एनर्जी के लिए फास्फोरस चाहिए होगा, नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए चाहिए होगा, पोटेशियम आपका ऑस्टोमेटल मूवमेंट के लिए चाहिए होगा, कैल्शियम सेल वॉल स्ट्रक्चर के लिए चाहिए होगा, मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस के लिए, और सल्फर आपका कंपोनेंट है प्रोटीन का। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम माइक्रो है, मैग्नीज जो है माइक्रो है। जिंक की वजह से खैरा डिजीज होता है राइस में। अब क्लोरियोसिस भी होता है, क्लोरियोसिस जिंक की वजह से ही होता है। क्लोरियोसिस क्लोरीन की वजह से मत मारिएगा, क्लोरियोसिस जिंक की वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें जो प्लांट्स के डिजीज़ हैं, इतने सारे डिजीज़ हैं, तो कैसे याद करेंगे। तो अब वो तो चाहता ही है कि हम लोग याद करें, कमीशन चाहती है कि याद करें, बट कोई नहीं, याद कर लेंगे, इसे भी हम लोग खा जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊं तो बैक्टीरियल डिजीज़ और फंगल डिजीज़, इस सारा चीज़ को याद करने का मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक टिक देता हूं। इसमें कुछ चीज़ें बस याद करिए आप। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ में है तो आप साइट्रस कैंकर को याद कर लीजिए। साइट्रस कैंकर आएगा तो बस आपको देख लेना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। और एक विल्ट होता है, विल्ट में भी, विल्ट जो पोटैटो का है ना, विल्ट पोटैटो विल्ट दो वजह से होता है। एक बैक्टीरियल भी होता है और एक फंजाई का भी कारण होता है, फंगस की वजह से होता है। तो अब विल्ट सिर्फ दे दे और फंजाई नहीं है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया भी हो जाएगा, यदि दोनों है तो दोनों आएगा। तो सिर्फ पोटैटो विल्ट का आप हटा दीजिए, पोटैटो का, तो आपका फंजाई का जो पूरा डिजीज़ है ना, डिजीज़ के लास्ट में यदि टी है तो आंख बंद करके आप उसको फंगस डाल दीजिए, ठीक है। एक आपको निंजा टेक्निक बता रहा हूँ मैं। यदि कोई सा भी डिजीज़ है उसके लास्ट में टी है तो आपका वो क्या हो जाएगा, फंगस हो जाएगा। जैसे रस्ट हो गया टी, स्मट हो गया टी, ब्लाइट हो गया टी, आपका रोट हो गया टी, ब्लास्ट हो गया टी, विल्ट हो गया टी, और टिक्का ग्राउंडनट में डिजीज़ है तो टिक्का को याद कर लीजिएगा कि फंगस ही होता है। अब एक एक्सेप्शन में आता है पाउडरी मिल्ड्यू पाउडर। आप देखे हैं कि जो अचार में लग जाता है तो वाइट हो जाता है, तो वैसे ही जो स्पोर बनते हैं ना, स्पोर छोटा छोटा होते हैं। अब ये किसी पौधे के पत्ते पे आ जाएंगे तो वो छोटा छोटा बन के एक पाउडर के रूप में बन जाता है। तो स्पोर की वजह से, तो स्पोर किससे बनता है, स्पोर से फंजाई बनता है, तो ऑब्वियस से फंगस हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही पाउडरी आएगा तो आप फंगस ही मारेंगे। अब बैक्टीरिया में आपको याद करना है, एक साइट्रस कैंकर याद करना है और एक पोटैटो का याद करना है, और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ब्लाइट बैक्टीरियल, जब ब्लाइट ऑफ राइस आता है तो इसमें बैक्टीरियल देगा। ब्लाइट ऑफ राइस फंगस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। अब वायरल की बात करें तो वायरल में कर्ल है, लीफ का जो मुड़ जाना है ना, रोल है। लीफ यदि कर्ल हो रहा है, रोल हो रहा है, तो ये आपका वायरस से होगा। दूसरा है कि मोज़ाइक जो है, मोज़ाइक से ही डिजीज वायरस का डिस्कवरी हुआ था। पर आप देखे होंगे यूनोस्की ने टोबैको प्लांट से मोज़ाइक को ही निकाला था। तो मोज़ाइक कुछ भी आता है, आगे पीछे क्या लगा है, बस मोज़ाइक देखिए तो वायरस डाल दीजिए वहाँ पे, तो ये आपका वायरल है। एक इसमें एक्सेप्शन आता है, बनाना बंची टॉप है, ये वायरल है। बाकी रोल है तो वायरस है, कर्ल है तो वायरस है, मोज़ाइक है तो वायरस है। तो 3-4 चीज़ इसमें याद रखना है। बाकी प्लांट डिसीज़ में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। पॉटरी का बता दिया, फंगल का बता दिया, बैक्टीरियल का बता दिया, बस इतना ही था। और इसमें कुछ भी आपका गलत नहीं होगा। अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का था, तो हेल्थ का कंसेप्ट हम लोग देखे थे। एक इसमें एक्यूट डिजीज़ होता है, क्रोनिक डिजीज़ होता है। एक्यूट में आपका तुरंत ठीक हो जाता है, मतलब होता है बीमारी ठीक हो जाता है। क्रोनिक में चलता रहता है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ये सब आपका क्रोनिक डिजीज़ आता है। डिजीज़ किस वजह से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कारण हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, डीएनए कारण हो सकता है, जेनेटिक होता है, कुछ अदर्स होते हैं। इसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स में देखे थे माइक्रो, और मैक्रो में कौन कौन सा था, फैट था हम लोग का, फैट के बाद प्रोटीन था, कार्ब था। फैट के बारे में बात किए थे, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड जो था सॉलिड था मतलब ये विलेन था। अनसेचुरेटेड मतलब ठीक था, एब्जॉर्ब्ड हो जा रहा था। अब अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड का मेन कारण था कोलेस्ट्रॉल बनाना। कोलेस्ट्रॉल कौन कौन सा था, एलडीएल था, एचडीएल था। एलडीएल लेथल है तो ये कम रहना चाहिए, एचडीएल ज़्यादा रहना चाहिए। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमारा जो अनसेचुरेटेड फैट था उसमें एक मूफा था, एक वूफा था। जो सिंगल मोनो था वो सिंगल मूफा कहते हैं, जिसमें पॉली था। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड उसको पूफा बोलते थे। ओमेगा 3, ऑलिव ऑयल, ये सब
फैट का ही था। बैड फैट में भी देख लिए थे। ट्रांस फैट जो अनसेचुरेटेड फैट को हाइड्रोजनेशन करके बनाया गया था, और ट्रांस फैट सबसे खतरनाक है। ये 2% ही अलाउड है इंडिया में। फैट के जमा हो जाने से हमारे ऑर्गन्स कैसे, अब ये हार्ट के आसपास में फैट जमा हो जाएगा तो हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा, तो ये बीमारी होती है। गुड फैट भी देख लिया हम लोग। प्रोटीन के बारे में देख ली कि प्रोटीन की वजह से प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है हमारे में। एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA ट्रांसक्रिप्शन लेकर आता है और उसके बाद ट्रांसलेशन करता है राइबोसोम। और tRNA होता है, tRNA क्या करता है, ये आपका एमिनो एसिड को लेकर जाता है। डिजीज़ में क्वाशियोरकर होता है, खतरनाक मरासमस होता है, इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों कम हो जाता है। हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखें कि कैसे कैसे पोटेशियम की वजह से और फास्फोरस की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। हमारे बॉडी में कौन कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन होता है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 1.5%। एनीमिया के कारण देखिए, एनीमिया में जो आरबीसी कम हो जाता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन कम डिलीवर हो पाता है। फिर हम लोग सिकल सेल एनीमिया देखें, क्रेसेंट आकार का हो जाता है और इसका जो ड्यूरेशन है, स्पेन है, लाइफ स्पेन भी कम हो जाता है और ये बहुत पेनफुल होता है। अब उसका क्यूरेटिव ऑप्शन भी देखे। थैलेसीमिया देखे, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें आरबीसी कम बनता है। पैथोजेंस में हम लोग देखे बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, फंगस, वर्म। हम लोग बैक्टीरिया में देखे, बैक्टीरिया में बहुत सारा था, फंगस में बहुत सारा था, तो ये भी देख लेंगे हम लोग। अब हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बात किए थे। इम्यूनिटी हम लोग को कैसे मिलता है। इम्यूनिटी के बहुत सारे लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर्स हैं, फिजियोलॉजिकल लेयर्स हैं, सेलुलर लेयर्स हैं और साइटोकाइन लेयर्स में क्या कर रहा था, इंटरफेरोन रिलीज कर रहा था। इंटरफेरोन के बारे में हम लोग देख लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, मेमोरी याद हो गया तो पता चल गया। अब इम्यून सिस्टम कैसे वो काम करता है। इम्यून सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में आपका बोन मैरो, थाइमस, यहाँ पे लिम्फोसाइट बनता है, ट्रेंड यहाँ पे होता है, पोजीशन यहाँ पे सेकेंडरी में ले लेता है। एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं हमारे बॉडी में। कोलेस्ट्रम नाम का जो वो होता है, सब्सटेंस होता है, वो ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है, जो इनिशियल स्टेज में लैक्टेटिंग वीमेन होती हैं। इम्यूनाइजेशन देख लिए। इम्यूनाइजेशन में हम लोग वैक्सीनेशन देखे। वैक्सीनेशन में सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट का देखे स्पेसिफिक पार्ट दिया जाता है, सब यूनिट, कुछ यूनिट उसका। टॉक्सोइड में देखे कि टॉक्सिक जो जर्म्स का होता है उसे हम लोग उससे बनाते हैं। उसके बाद mRNA। टॉक्सोइड वैक्सीन में बस इतना था कि उसका जो टॉक्सिक है उसे भी हम यदि हम लोग बॉडी में डालते हैं तो उससे टॉक्सिन की वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। mRNA वैक्सीन देखे। वायरल वेक्टर जो एस्ट्राजेनेका था, थर्ड वायरस को या थर्ड पैथोजन को बुला के उसको कोडिंग करते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन देखे, डायरेक्ट हम लोग एंटीबॉडीज ही डाल देते हैं बॉडी में, जैसे टेटनस के लिए, स्नेक बाइट्स के लिए। नेक्स्ट वायरस के बारे में हम लोग देखें। वायरस का डिस्कवरी कैसे हुआ था, इनका जो मेटाबॉलिज्म है कैसे होता है, होस्ट सेल में कैसे काम करते हैं। सर्विकल कैंसर, एचपीवी के बारे में देखे। और बैक्टीरियल के बारे में हम लोग देख लिए कि बैक्टीरिया में डीपीटी का था, बीसीजी का था, ये सब था। विडल टेस्ट था, मोनोटॉक्स टेस्ट था। फंगल डिजीज़ के बारे में देखिए हम लोग। काला जार कैसे कोहराम मचा रखा था, काला जार की वजह से, सैंड फ्लाई की वजह से हो रहा था। लेशमेनिया मेन कारक है इसमें। ट्रैप्सोमा, सीसी फ्लाई जो है वो। वर्म का देखे, वुचेरिया देखे। लुब्रिकोइडस देखे, लुब्रिकोइडस मेन था एक का कारक। जेनेटिक एरर में हेमोफीलिया, थैलेसीमिया देखे। और प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे। अदर इसेंशियल देखे, इसमें इसेंशियल कौन नहीं है वो देखा। अब इसमें न्यूट्रिएंट्स की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो रहे थे वो भी देखे हम लोग। अब इसमें प्लांट डिजीज़ में फंगस का देखे, टी लास्ट में हो। बैक्टीरियल का साइट्रस कैंकर। अब वायरस का हम लोग देखे, बनाना बंची टॉप के बाद मोसाइक और कर्ल, लीफ का कर्ल हो जाना, मुड़ जाना, ये सारे वायरस की वजह से होते हैं। तो इतना था। थैंक यू वेरी मच।